हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 96। समीर रेहान का घुस। रहाने फैमिली पार्टी में सहगल और रायजादा फैमिली। प्रिया सबके सामने अपनी खूबसूरत गाउन और खूबसूरत लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी को सबके सामने शो ऑफ कर रही थी। कुछ लड़कियां थी जो उसकी चापलूसी करने में लगी हुई थी ताकि प्रिया उन्हें अपनी चारों भाइयों में से किसी एक के साथ इंट्रोड्यूस करवा दे और शायद समीर, दर्शित या बग दोनों में से किसी से डेट करने में भी मदद करे। वही प्रिया सबके बीच प्रिंसेस की तरह खड़ी सबकी अटेंशन को एंजॉय कर रही थी। कुछ लड़के जो प्रिया को एक मासूम फूल की तरह समझते थे, वो भी प्रिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे तक मेहरा फैमिली की प्रिंसेस उनसे किस भी तरह से इम्प्रेस हो जाए। तभी प्रिया की एक दोस्त बोली, अरे प्रिया, मैंने सुना है तुम्हारी वो गवार बहन ईशानी लौट आई है, वैसे कहाँ है वो? उसकी बात सुनकर दूसरी दोस्त मिसा बोली, हाँ प्रिया, मैंने भी सुना है, पर कहाँ है वो, दिख नहीं रही है, वरना मजा आ जाता पहले की तरह उसे बुली करने में। उन दोनों की बात सुनकर प्रिया की मुंह काला पड़ गया। यही हाल रोमी और नीता की भी था। वहीं मोहित और संजीव भी थोड़ी दूरी पर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे, पर उन दोनों की भी चेहरे का रंग उस गया था। पिछली बार की इतनी बेइज्जती और ईशानी से इतना मार खाने की बाद संजीव ने प्रिया से दोस्ती तोड़ दिया था। यहाँ तो वो मोहित की बुलाने पर और इनविटेशन पर अपने डैड के साथ आया था। उसे उस दिन की बात से ईशानी से बहुत डर लग रहा था और प्रिया को देखने से उसका गुस्सा बढ़ रहा था, क्योंकि प्रिया ही थी जिसने ईशानी के बारे में कुछ भी बिना बताए उसे परेशान करने के लिए उकसाया था। वही कोई और भी था जो प्रिया की दोस्तों बात को सुन रहा था। वो कोई और नहीं समीर था, और प्रिया की दोस्त की बात सुनकर उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बहन के बारे में ऐसी बातें करने की? अगर ये पार्टी वाली जगह ना होता तो समीर अब तक वो प्रिया दोनों दोस्तों को पार्टी से बाहर फेंक चुका होता। उसे पता नहीं था कि पहले भी ये लोग स्कूल में ईशानी बुली करते थे। ये सोचकर उसका खून खौल रहा था। वहीं उसके पीछे खड़े रेहान भी ये सब सुन चुका था और उसे भी गुस्सा आ रहा था अपनी बहन के बारे में ये सब सुनकर। वहीं रोमी और नीता तो ईशानी की बैकग्राउंड के बारे में सोचकर डर रहे थे। भले ही प्रिया से दोस्ती की वजह से उन लोगों ने दूसरे दोस्तों को नहीं बताया था कि ईशानी इस घर की रियल बेटी है और उसका कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, पर वो इन लोगों के साथ मिलकर ईशानी को बुली करके उसे पंगा लेकर मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वही प्रिया, जिसने नोटिस कर लिया था कि उसकी समीर भाई भी यही है, इसलिए वो डर गई और अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोली, तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ईशानी मेरी बहन है और इस घर की बेटी है। स्कूल टाइम में भी मैं तुम लोगों को मन किया था उसे कुछ भी कहने से। प्लीज ईशानी को कुछ भी मत बोलना, चाहे वो जैसी भी हो, पर वो इस घर की बेटी है। फिर वो इशारों से अपने दोस्तों को चुप रहने को कहने लगी, पर मिस को कुछ समझ नहीं आया। उसकी बात सुनकर मिसा बोली, तुम बहुत मासूम और भोली हो, तुम्हें नहीं पता ऐसी अनाथ लड़कियों कितनी चालाक होती है। अगर तुम ऐसी रही तो वो तुमसे पहले की तरह तुम्हारी मोम, डैड और भाइयों को छीन लेगी, और क्या पता तुम्हारी मंगेतर को भी छीन ले। आखिरकार राहुल इतना अमीर जो है। उसकी बात सुनकर और उसे इतनी ज्यादा बोलते देख प्रिया को घबराहट होने लगी कि कहीं उसका समीर भाई ज्यादा गुस्सा ना हो जाए और अभी सबके सामने उसकी आइडेंटिटी को पब्लिक ना कर दे। और ये सच भी था, क्योंकि इस वक्त समीर और रेहान मिसा की बात सुनकर गुस्से से उबल रहे थे। वो उनके पास जाने ही वाले थे कि तभी थोड़ा शोर होने लगा और मेहमानों के बीच बातें होने लगी। अरे देखो, मेहरा फैमिली ने तो रहाने फैमिली को भी इनवाइट किया है। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि रहाने फैमिली भी आज यहाँ इस बर्थडे पार्टी में आएंगे। मेहमानों की बातें सुनकर समीर और रेहान का नज़र प्रिया और उसकी दोस्तों से हट गया। तभी सुकेत जी ने समीर और रेहान को अपने पास बुलाया तो समीर ने एक नज़र प्रिया की दोस्तों को देखा, फिर बाद में उन्हें कंफर्ट करेगा सोचकर चला गया। तो प्रिया ने एक राहत की सांस लिया। प्रिया की दोस्त और उसके आसपास खड़ी लड़कियां प्रिया को देखकर एडमिरेशन से बोली, वाओ यार प्रिया, देखो तो तुम्हारी फैमिली ने तो रहाने फैमिली को भी इनवाइट किया है। मैंने तो सुना है रहाने फैमिली राजवंश फैमिली के बीच अच्छा कनेक्शन। सच में तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स और भाई मिले हैं। उन सब की बात सुनकर प्रिया का चेहरे पर एक घमंड से भरी मुस्कान आ गई। वो उन सबको एक्सक्यूज बोलकर अपने पेरेंट्स और भाइयों के पास चली गई, जिनके पास इस वक्त वीरेंद्र रहाने, माया रहाने और दीप्ति रहाने खड़े थे। दीप्ति एक ब्लैक गाउन में खूबसूरती से तैयार होकर आए। उसकी थाई के पास से नीचे तक कट था, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरत पैर सबको दिखाई दे रहे थे। वहीं आसपास खड़े सारे लड़के दीप्ति की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। वहीं अब खुद की जगह दीप्ति को लाइमलाइट मिलते देख प्रिया को थोड़ी जलन हो रही थी। फिर भी वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए उनके पास पहुंची तो सुकेत जी ने उसे भी उन तीनों से इंट्रोड्यूस किया। तभी दीप्ति, जो प्रिया को देखकर थोड़ी डिसपॉइंट थी
क्योंकि उसने सोचा था मेहरा फैमिली उन्हें ईशानी से मिलाएंगे, पर ये तो उनकी खुद की बेटी प्रिया थी। ईशानी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। प्रिया ने पॉलिटली उन तीनों को ग्रीट किया तो माया जी आपने बैग देखकर उसकी मन की बात समझ गई और आरती जी और सुकेत जी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, मैंने सुना है आपकी एक गोद ली हुई बेटी भी है, तो क्या वो यहाँ आप सबके साथ नहीं आई है? माया जी की बात सुनकर सब शॉक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वही प्रिया की मूड उनकी बात सुनकर बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि सच तो यही था कि वो खुद ही गोद ली हुई बेटी थी। तभी सुकेत जी बात संभालते हुए बोले, वो हमारे दोनों बेटी का बर्थडे आज ही है। मेरी बेटी ईशानी तैयार हो रही है, थोड़ी देर में नीचे आएगी, आप प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। इतना कहकर उन्होंने एक वेटर को बुलाया और उन तीनों को सर्व करने को बोलकर दूसरे गेस्ट को अटेंड करने लगे। अभी तक दादाजी और दादी माँ पार्टी में नहीं आए थे, वरना वो रहाने फैमिली के सामने ये जरूर बोलते कि ईशानी उनकी खुद की बायोलॉजिकल रियल पोती है। समीर और आरती जी भी वहां से दूसरी तरफ चले गए। प्रिया भी अपने दोस्तों के पास चली गई। वहीं ईशानी नहीं आई है ये जानकर दीप्ति अपने दूसरे दोस्त जो इस पार्टी में आज आए थे उनके पास चली गई। तभी महाजन फैमिली भी पार्टी में आ गया। राहुल आज बहुत अच्छे से तैयार होकर आया था, इस वक्त वो हैंडसम लग रहा था। वहीं रोमिका भी आज एक शॉर्ट पिंक कलर की ड्रेस में अपने चेहरे पर हैवी मेकअप करके आई थी, ताकि ईशानी की उन भाई में से किसी एक को वो पसंद आ जाए तो उसकी लाइफ बन जाएगी। राहुल की नजरें इधर उधर सिर्फ ईशानी को ढूंढ रही थी, पर ईशानी तो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। रोमिका को भी वेद, रुद्रभिक और ध्रुव में से कोई भी पार्टी में नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो थोड़ी उदास हो गई। वो इतने अच्छे से तैयार होकर आई थी, पर यहाँ तो उसके सपनों के राजकुमारों से कोई भी नहीं आया था और न ही ईशानी और मोक्ष इस पार्टी में नजर आ रहे थे। राहुल को देखकर प्रिया की दोस्त नीता बोली, राहुल आ गया है, पर वो तेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? उसकी सवाल सुनकर प्रिया की नजर राहुल पर चली गई। वहीं प्रिया के बग दोस्त भी उस तरफ देखने लगे। मिसा बोली, लगता है राहुल तुझे ही ढूंढ रहा है। सच में यार तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला मंगेतर जो मिला है। कुछ लड़कियां राहुल की हैंडसम लुक और रिच बैकग्राउंड को देखकर प्रिया से जल रही थी और प्रिया को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। पर प्रिया के चेहरे पर हमेशा इस बात को सुनकर पहले जहां एक घमंड भरी मुस्कान आ जाती थी, पर आज वो बस फोर्सफुली मुस्कुरा रही थी। वो राहुल को देखकर मोक्ष के साथ उसका कंपैरिजन कर रही थी। जहां मोक्ष दुनिया का राजा था, वहीं राहुल उसके सामने एक चींटी बराबर भी नहीं था। मोक्ष का लुक और उसका पावरफुल ऑरा और प्रेजेंस तो आउट ऑफ वर्ल्ड था। राहुल का यहाँ पार्टी में मौजूद कोई भी लड़का मोक्ष के साथ कंपैरिजन करने के लायक ही नहीं था। अगर राहुल की जगह मोक्ष उसका मंगेतर होता तो कितना ऐसी होता। इस वक्त यहाँ खड़ा हर कोई उसकी किस्मत से जल रहा होता, पर मोक्ष तो उसे देखता भी नहीं था। उसने आज कितना कोशिश किया था मोक्ष की नजरों में आने के लिए, पर मोक्ष ने उसकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं। उसे तो ये समझ नहीं आता था कि उस ईशानी में ऐसा क्या खास है जो आज हर एक आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड और दुनिया का सबसे पावरफुल और हैंडसम लड़का ईशानी के पास है। क्या तुम राहुल के पास नहीं जाने वाली हो उसकी फैमिली को ग्रीट करने? रोमी की आवाज से वो होश में आई और हाँ में गर्दन हिलाकर अपनी होंठों पर एक झूठी स्माइल लिए वो महाजन फैमिली की तरफ बढ़ गई। प्रिया ने मोहिनी, राकेश और रोमिका को ग्रीट किया तो तीनों ने बेमन से प्रिया को देखकर अपना सिर हिला दिया, प्रिया को बर्थडे विश किया। वहीं उनके लोगों का ऐसा फीका रिएक्शन देखकर प्रिया का मुंह कड़वा हो गया। राहुल ने भी उसे एक स्माइल के साथ विश किया और उसे गिफ्ट दिया। आखिरकार अभी तो वो उसका मंगेतर ही था। तभी सुकेत जी और आरती जी वहां आ गए तो सब बात करने लगे। वहीं प्रिया की दोस्त प्रिया के पास गिफ्ट देखने आए गए। तभी बाहर से गाड़ियों की रुकने की आवाज आई। सब मेहमान गेट की तरफ देखने लगे। तभी सहगल फैमिली और रायजादा फैमिली एक साथ इंटर हुए। उन्हें देखकर फिर से मेहमानों के बीच बातचीत शुरू हो गई। सब हैरान थे कि मेहरा फैमिली ने इतने बड़े बड़े दो फैमिलीज को कैसे इनवाइट कर लिया। ये दोनों फैमिली जो इंडिया और एशिया की टॉप 5 फैमिलीज में से एक थी, उन्हें इनवाइट करना और उनका आना इतना आसान नहीं था। अरे मुझे तो लगा था आज इस पार्टी में रहाने फैमिली आई है वही बड़ी बात है, पर यहाँ दो देश की सबसे बड़ी दो फैमिलीज भी आई है। हाँ पता नहीं मेहरा फैमिली ने कैसे उन्हें इनवाइट किया और यहाँ आने के लिए मना लिया। सब मेहरा फैमिली के साथ अपने रिश्ते को और अच्छा करने का सोचने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था मेहरा फैमिली के साथ रहने से उन्हें भी इतने बड़े बड़े फैमिली के बाद उठने बैठने का मौका मिलेगा। वहीं पार्टी में आई सारी लड़कियां वेद और रुद्र को देखकर आहें भरने लगे। वेद और रुद्र को देखकर लड़कियां पागल हो रही थी। वहीं कुछ फैमिलीज अपनी अपनी बेटियों को रुद्र और वेद से मिलना चाहते थे, ताकि अगर उनमें से किसी को भी उनकी बेटी पसंद आ जाए तो उनकी किस्मत खुल जाए। वहीं प्रिया की दोस्त भी वेद और रुद्र को एकटक देख रही थी। मिसा खुश होकर बोली, यार तूने बताया नहीं कि आज यहाँ इंडिया की सबसे दो हैंडसम बैचलर आने वाले हैं। नीता भी एक्साइटेड होकर बोली,
क्या तू उनसे पहले मिल चुकी है? तेरी फैमिली उन्हें जानती है तो तू भी उन्हें अच्छे से जानती होगी ना। उनकी बात सुनकर प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने बस हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ मैं उनसे पहले भी मिल चुकी 12। उसकी बात सुनकर उसके आसपास खड़ी सारी लड़कियों को उससे जलन होने लगी तो वहीं मिसा और उसके बाकी दोस्त उसकी हाथ पकड़कर बोली, क्या तुम उनसे हमें भी मिलवा सकती हो प्लीज। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे बचे। तभी मिशा बोली, देखो वो सब तो इसी तरफ चलकर आ रहे हैं, जरूर वो तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए आ रहे होंगे। वही प्रिया को भी उनकी बातें सही लगी, ऐसे भी आज उसकी बर्थडे था तो सबके सामने शायद ये लोग उसे इग्नोर नहीं करेंगे। बाकी फैमिलीज जो अपनी अपनी बेटियों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे वो भी वही सोचकर रुक गए और उन लोगों का प्रिया को विश करने का इंतजार करने लगे ताकि उसके बाद वो सब उनसे मिल सके। वही दीप्ति और उसकी मॉम डैड भी हैरान थे कि इतनी बड़ी फैमिली जो उनसे भी ऊंची पोजीशन पर है वो इस छोटी सी पार्टी में क्यों आए हैं। वीरेंद्र जी ने अपनी वाइफ और बेटी को इशारा किया। माया जी समझ गई और दीप्ति को देख बोली, तुम्हें इन दोनों फैमिली के बेटों से घुलना मिलना चाहिए। वीरेंद्र जी और माया जी चाहते कि इन दोनों फैमिली के साथ उनका अच्छा रिलेशन रहे ताकि अगर फ्यूचर में मोक्ष दीप्ति के पास नहीं आया तो एटलीस्ट उसके पास वेद या रुद्र जैसा कोई अमीर लड़का हो। वही प्रिया अपनी छह पर एक स्माइल लिए जैसे ही उन सबको ग्रीट करने वाली थी, पर उन लोगों ने उसकी तरफ बिना देखे ही उसे क्रॉस करके अंदर की तरफ चले गए। ये देखकर हर कोई हैरान था कि अभी अभी हुआ क्या। सब हैरान थे कि अभी अभी क्या हुआ। क्या सहगल फैमिली और रायजादा फैमिली यहाँ प्रिया की बर्थडे पार्टी में नहीं आए हैं? तो वो प्रिया को इस तरह इग्नोर करके क्यों चले गए? वही प्रिया को इस वक्त बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। उसे इस वक्त खुद के ऊपर सबकी मजाक भरी नजरें फील हो रही थी। आज वो किसी प्रिंसेस की तरह तैयार हुई थी और ये पार्टी भी उसकी बर्थडे पार्टी थी, इसलिए उसे नहीं लगा था कि रायजादा फैमिली और सहगल फैमिली आज सबके सामने उसे ऐसे इग्नोर कर देंगे। वो सोच रही थी आज जरूर रुद्र और वेद जरूर उसकी खूबसूरती को आडमायर करेंगे, पर यहाँ उन दोनों ने उसे एक तरफ देखा भी नहीं। मिसा, मीता और रोमी भी प्रिया के पास ही खड़े थे। मिशा प्रिया को देखकर कंफ्यूजन से बोली, प्रिया तू तो बोल रही थी तू इन लोगों से पहले भी मिल चुकी है, तो फिर ये लोग ऐसे क्यों चले गए जैसे ये सब तुझे जानते ही ना हो, और इन लोग ने तो तुझे विश भी नहीं किया। उनकी बात सुनकर प्रिया अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए अपनी चेहरे पर एक फोर्सफुल मुस्कुराहट लिए बोली, वो दादाजी और डैड माँ और ईशानी अब तक नहीं आए हैं, शायद वो उन लोगों से मिलने गए होंगे, तुम लोग चलो एंजॉय करो। इतना कहकर प्रिया बहाना बनाते हुए उन्हें वहां से ले गई। अविनाश जी और निखिल जी, अनुपम जी तो इस वक्त बस अपनी प्रिंसेस को देखना चाहते थे, ऐसे भी उन्हें प्रिया जरा भी पसंद नहीं थी तो वो यहाँ क्यों रुकते। वो आगे जा ही रहे थे कि तभी वीरेंद्र जी और माया जी उनके सामने आ गए। वीरेंद्र जी मुस्कुराते हुए उन सबकी देखकर बोले, हेलो मिस्टर सहगल, हेलो मिस्टर रायजादा, मुझे लगा नहीं था कि मैं आप लोगों से यहाँ मिलूंगा। वीरेंद्र जी ने बाकी सबको भी ग्रीट किया। सबने आपने सिर हिला दिया। उन लोगों ने भी बिजनेस सर्कल में सुना था कि राजवंश फैमिली और रहाने फैमिली अच्छे दोस्त है, इसलिए उन सबने भी पोलाइट स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला दिया। अगर उन्हें पता होता कि ये लोग उनकी पोती और प्यारी प्रिंसेस ईशानी के पीछे पड़े हैं तो इसी वक्त अविनाश जी, निखिल जी, अनुपम जी उन सबको नर्क के दर्शन करवा देते। वीरेंद्र जी ने माया को आगे बुलाया और उन सब से मिलवाते हुए बोले, ये है मेरी बेटी दीप्ति। दीप्ति ने भी एक चार्मिंग स्माइल के साथ उन सबको ग्रीट किया। उसकी नज़र तो रुद्र पर थी, उसने रुद्र और वेद को भी बड़े अदा के साथ हेलो बोला। उसे अपनी खूबसूरती और हॉटनेस पर पूरा भरोसा था। उसे लग रहा था पार्टी में आए लड़कों की तरह वेद और रुद्र उसकी खूबसूरती में फिसल जाएंगे, पर वेद और रुद्र ने बस अपना सिर हिला दिया और घर की अंदर की तरफ चले गए। ये देखकर दीप्ति का मुंह शर्म से लाल हो गया। उसने सोचा नहीं था कि ये दोनों भी मोक्ष की तरह होंगे, जिनके ऊपर उसकी हॉटनेस और अदा का जादू नहीं चलने वाला। वीरेंद्र जी बोले, आप लोग आज ये बर्थडे पार्टी अटेंड करने आएगा मुझे लगा नहीं था। उनकी बात सुनकर अनुपम जी बोले, आज हमारी प्यारी प्रिंसेस की बर्थडे है तो हमें तो आना ही था। इतना कहकर एक्सक्यूज में बोलकर वो बेसब्र होकर अंदर की तरफ चले गए। वहीं उनके पीछे सहगल फैमिली भी एक्सक्यूज बोलकर चले गए। वहीं वीरेंद्र जी, माया और दीप्ति को कुछ समझ नहीं आया कि वो किसे अपनी प्रिंसेस कह रहे हैं। उन लोगों ने तो प्रिया की तरफ एक नज़र देखा भी नहीं, और उनकी तो एक ही बेटी है तो अनुपम जी किसे प्रिंसेस कह रहे थे। वही सारे मेहमान भी यही सोच रहे थे। आसपास के मेहमान बात कर रहे थे। कुछ लोग तो प्रिया की मजाक भी उड़ा रहे थे कि कैसे सहगल फैमिली और रायजादा फैमिली ने उसे इग्नोर कर दिया। वहीं ये सारी बातें सुनकर प्रिया अपनी दोस्तों के साथ बैठी गुस्से और जलन के मारे पागल हो रही थी। वहीं उनके जाने के बाद दीप्ति की दोस्त श्रेया और पूजा उसके पास आकर बोले, यार मैंने आज पहली बार रुद्र, रायजादा और वेद सहगल को इतने पास से देखा।
दोनों कितने हैंडसम थे, तू लगता है तेरे डैड उन्हें अच्छे से जानते हैं, क्या तुम मुझे भी उनसे मिलवा दोगी? वैसे भी तुम तो मोक्ष से ही शादी करने वाली हो, तुम्हें तो इनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं होगा ना। उनकी बातें सुनकर दीप्ति ने उन्हें मना नहीं किया और हंसकर उनकी बातों को टाल दिया। वहीं प्रिया जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, उसने भी दीप्ति की दोस्तों की बातों को सुन लिया था और वो मन ही मन खुश हो गई। अगर मोक्ष शनि के साथ टाइम पास कर रहा होगा तो कितना अच्छा होगा। वैसे भी रहाणे फैमिली और राजवंश फैमिली के बीच दोस्ती है, इसका मतलब ये भी हो सकता है आगे मोक्ष शनि से दूर हो जाए, तब उसके पास अभी भी जरूर एक मौका है दीप्ति को साइड करके खुद मोक्ष के साथ शादी करने की। ये सोचकर उसकी मन में लड्डू फूटने लगी। वहीं सुकेत जी, आरती जी को समझ नहीं आ रहा था मेहमान के बीच जो बातों हो रही है उसका क्या जवाब दे। तभी बाहर से कुछ गाइस और वहां आ गए और उनके बीच से सहाय फैमिली और आहूजा फैमिली अंदर आने लगे। प्रेसिडेंट विश्वम्भर सहाय और एजुकेशन मिनिस्टर दैनिक सहाय के साथ उनकी पूरी फैमिली को देख फिर से पूरा भीड़ हैरान हो गए। आज तो उन्हें एक के बाद एक झटका मिल रहा था। उनके पीछे आहूजा फैमिली भी थी। देवेंद्र आहूजा को भी यहाँ देखकर, जो ज्यादा पार्टी में नहीं जाते थे, सभी मेहमान हैरान थे। सब आगे आकर उनसे मिलना चाहते थे पर गार्ड्स की वजह से कोई उनके आसपास नहीं आ पा रहा था। विश्वम्भर जी और दैनिक जी की वजह से उनके साथ हमेशा टाइट सिक्योरिटी रहती थी। सुकेत जी, आरती जी ने आगे आकर उन सबको एक वार्म स्माइल के साथ ग्रीट किया, फिर उन्हें अंदर ले गए। प्रिया की दोस्त उसे कोहनी मारते हुए बोले, यार तुम्हारी फैमिली कितनी ग्रेट है, उसने तुम्हारी बर्थडे पार्टी में देश की प्रेसिडेंट को भी उनके फैमिली के साथ बुला लिया और आहूजा फैमिली जैसी पावरफुल खानदान भी आए हैं उनके साथ। तुम भी जाओ ना, उनके साथ मिलो। देखो अभिक आहूजा कितना हैंडसम है, मैंने उसे बस एक बार बिजनेस मैगजीन में देखा था। फिर ध्रुव की तरफ देखकर बोली, और ध्रुव सहाय भी कितने चार्मिंग है। उन सब की बात सुनकर प्रिया ने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए बोली, मैं बाद में मिल लूंगी, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग भी जरूर डायरेक्ट ईशानी से ही मिलने जाएंगे तो वो फिर से खुद की बेइज्जती नहीं करने देने वाली थी। वहीं ईशानी की रूम में इस वक्त उसकी चारों दोस्त बैठे और तैयार हो रहे थे। वहीं हॉल में जब सहाय फैमिली और आहूजा फैमिली आए तो पहले से ही वहां रायजादा फैमिली और सहगल फैमिली को देखकर वो सब उनके पास बैठ गए। वहीं बहुत पार्टी एरिया में सब बस सहाय फैमिली और आहूजा फैमिली बारे में बातें कर रहे थे। लगता है मेहरा फैमिली कुछ बड़ी प्रोजेक्ट साइन करने वाली है। देखो आज तो उनके बुलाने पर देश की सबसे बड़ी बड़ी फैमिलीज भी आ गए हैं। हाँ, अब लगता है सबसे ज्यादा मेहरा फैमिली का ही बड़े फैमिली में उठना बैठना है। तभी वहां बेहद सारे बॉडीगार्ड्स लाइन में खड़े हो गए। सब उस तरफ देखने लगे, सारे मेहमान ये जानने के लिए इस वक्त बेचैन और क्यूरियस थे कि अब कौन आया है। पर तभी उन सब की नज़र बॉडीगार्ड्स की ड्रेस कोड पर और उसकी यूनिक लोगो पर गई, जिसे देखकर सारे मेहमान समझ गए कि ये सब राजवंश फैमिली के स्पेशल गार्ड्स हैं। और ये जानकर कि आज राजवंश फैमिली भी यहाँ इस पार्टी में आए हैं, सब और ज़्यादा शौक और हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था मेहरा फैमिली ने सिर्फ अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में इतने बड़े बड़े फैमिली को कैसे इनवाइट कर लिया। और उन सब के लिए सबसे ज़्यादा शौकन तो ये थी कि यहाँ द ग्रेट नरेंद्र राजवंश और उनकी पत्नी कनक राजवंश भी मौजूद थे। उनके साथ ही अखिलेश जी और कल्पना जी भी अपनी यूनिक ऑरा और ग्रेस के साथ चलकर आ रहे थे। वहीं मोक्ष आपने हमेशा की तरह कोल्ड और डेंजरस ऑरा के साथ चलकर अंदर आ रहा था। उसका प्रेजेंस ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी था। वहीं लड़कियां तो बस एक टक मोक्ष को देखे जा रहे थे। मोक्ष की क्वालिटी और पर्सनैलिटी सबको पता था, पर मोक्ष की चार्मनेस लड़कियों को उसके दीवाना बनाने के लिए काफ़ी था। लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी और अपने दिल को तेजी से धड़कने से रोक नहीं पा रही थी। प्रिया चाहे आपने चेहरे पर कितना भी न दिखाने कोशिश करे, पर इस वक्त वो मोक्ष को देखकर पागल हो रही थी। उसकी हवस भरी नजरें मोक्ष के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। प्रिया की सारे दोस्त भी प्यार भरी नजरों से मोक्ष को देख रही थी। वहीं दीप्ति और उसकी मॉम डैड भी मोक्ष को यहाँ देखकर शॉक थे। उन्हें लगा नहीं था कि पूरा राजवंश फैमिली ईशानी जैसी लड़की के बुलाने से इस छोटी सी पार्टी में आ जाएंगे। भले ही ये पार्टी बहुत लेविस तरीके से अरेंज की गई थी, पर राजवंश फैमिली की रेपुटेशन और स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये पार्टी छोटी ही थी ना। अरे यार, काश मोक्ष राजवंश मुझे एक बार देख ले, एक लड़की ने अपने दिल पर हाथ रख के बोला। तो दूसरी लड़की बोली, तुम उनके स्टैंडर्ड की नहीं हो। फिर मोक्ष को देखकर आहें भरते हुए बोली, काश ये मुझे गर्लफ्रेंड बना ले। तो एक और लड़क बोली, मुझे तो बस अगर एक एक दिन के लिए भी मिल जाए तो भी मेरी जिंदगी बन जाएगी। लड़कियों में ज्यादातर ऐसे ही मोक्ष के बारे में बातें हो रही थी। वहीं बाकी मेहमानों में भी बातें हो रही थी, क्योंकि सब अभी भी शौक थे। मुझे लगा नहीं था आज यहाँ मैं राजवंश फैमिली को भी देखूंगा। पता नहीं मेहरा फैमिली ने कैसे इतने बड़े बड़े फैमिलीज को बुला लिया। सब यही बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद लाइट फिर से डिम हो गई और सबको स्पॉटलाइट दूसरी तरफ महसूस हुई।
तो सबकी नजरें उस तरफ चली गई। सबको स्पॉटलाइट के नीचे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी स्वर्ग से उतर आए हो। सबकी नजरें मानो उस पर ठहर सी गई। वहां खड़े सारे लड़कों का दिल एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया। उन सब ने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। वहीं मोक्ष की नजरें भी उस लड़की पर ठहर गई। उसकी आंखें मानो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि वो लड़की ईशानी थी। उसके अगल बगल में दादाजी और दादी माँ खड़ी थी। वही उसके चारों भाई भी पास ही खा थे उसकी हाथ पकड़कर। अगर देखा जाए तो चारों झगड़ रहे थे ईशानी की हाथ पकड़ने के लिए। ईशानी मोक्ष के दिए वाइन कॉलर की इवनिंग गाउन और हल्के मेकअप में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसकी ग्रे आंखें तारों की तरह चमक रही थी। उसने बालों का बन बनाया हुआ था और उसकी बलों की 2 लंटें उसकी गाल को चूम रही थी। इस वक्त ईशानी इतनी ज्यादा आकर्षक लग रही थी कि वहां खड़ा हर लड़का ईशानी की खूबसूरती में खो गया। तभी तेजस जो साइड में खड़ा था उसने मोक्ष को हिलाया तो मोक्ष होश में आया। तेजस की नजरें तो नंदिनी को ढूंढ रही थी जो उसे दिख नहीं रही थी, और मोक्ष के ऐसे एक जगह स्टैचू की तरह खड़े रहने से उसे चीड़ हो रही थी। मोक्ष होश में आकर जब आपने आसपास देखा तो उसका चेहरा डार्क हो गया, क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कैसे यहाँ खड़ा हर कोई लड़का उसकी बीबी, उसकी बेबी डॉल को खोए हुए अंदाज में देख रहा है, जैसे सबको उसकी बीबी से प्यार हो गया हो। मोक्ष का आसपास का ऑरा अचानक बहुत ठंड और डार्क होने लगा। उसकी आंखें सबको अपनी बेबी डॉल की तरफ देखता देख आग उगलने को तैयार थी। वहीं तेजस और वरुण भी मोक्ष की डार्क ऑरा को महसूस कर रहे थे। दोनों ने अपना सिर ही पीट लिया। पता नहीं इन लोगों को अपनी कब्र आज ही क्यों खुदवानी है जो ये भाभी को ऐसे देख रहे हैं। तेजस ने धीरे से वरुण की कान में बोला। आसपास के लड़कों को जब महसूस हुआ कि कोई उन्हें अपनी खतरनाक नजरों से घूर रहा है तो उन्हें सफोकेशन होने लगी। वहीं मोक्ष तेजस को साइड करके आगे अपनी बेबी डॉल की तरफ जाने लगा। वहीं दीप्ति ने जैसे ही मोक्ष को आगे आते हुए देखा तो आपने चेहरे पर एक शर्मीली और प्यारी सी स्माइल लाते हुए उसकी आगे आ गई, और जैसे ही आपने हाथ आगे करके उसे हेलो बोलने वाली थी उससे पहले मोक्ष उसे क्रॉस करके आगे चला गया। उसने एक नज़र भी दीप्ति को नहीं देखा। दीप्ति की मुठिया गुस्से में का गई। मोक्ष सीधा जाकर ईशानी के सामने रुका और सबके सामने उसे गले लगा लिया। वहीं ईशानी को भी समझ आ गया कि मोक्ष शायद जेलस और परेशान है, क्योंकि मोक्ष की होल्ड ईशानी पर बहुत टाइट थी। मोक्ष इस वक्त सबके सामने ये जताना चाहता था कि उसकी ईशानी उसकी बीबी सिर्फ उसकी है। इस वक्त वो सबके सामने ईशानी पर अपना हक जाता कर सबको इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था, ताकि कोई लड़का उसकी बेबी डॉल की तरफ देखने से सोच ले कि वो किसकी है। वही दीप्ति की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। मोक्ष का सबके सामने आपने प्यार के लिए ये अफेक्शन देखकर सारे मेहमान हैरान थे। लड़कियों का दिल तो मानो जल रहा था। मोक्ष को सबने देवल के रूप से जाना था जो बहुत क्रूएल था, पर जब वो ईशानी के साथ खड़ा था तब ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ ईशानी के लिए ही बना हो। मोक्ष ने ईशानी की कमर पर हाथ रख लिया और घूर कर सभी लड़कों को देखना लगा। जैसे कहना चाहता हो वो सिर्फ मेरी है। उसकी एक ही नज़र काफ़ी थी वहां खड़े लोगों को डराने के लिए। उसकी इतनी खतरनाक नज़र देखकर तो सभी ने अपना नजरें झुका लिया। भला कौन ईशानी की तरफ देखकर मोक्ष द डेविल की हाथों मरना चाहेगा। वही दीप्ति और प्रिया तो गुस्से में अपना मुठिया कस रही थी। दीप्ति ने जो प्लान बनाया था ईशानी को इंसल्ट करने के लिए वो फेल होता हुआ नजर आ रहा था। वहीं मोहित और संजीव की तो जान हलक में आ गई थी। संजीव ने अपना थूक कटक लिया और दोनों मन ही मन सोच रहे थे, अच्छा हुआ कि ईशानी ने उस दिन सिर्फ हाथ तोड़कर सजा दिया, नहीं तो अगर ईशानी ये बात मोक्ष को बता देती तो मोक्ष जरूर उसकी जान ले लेता। मिसा प्रिया की तरफ देखकर बोली, ये सब क्या चल रहा है प्रिया? ये सब फैमिली जो उस गोद ली हुई लड़क के पास क्यों खड़ है? क्या ये सब तेरे बर्थडे पर पार्टी में नहीं आए हैं? इन लोगों को तो तुझे विश करना चाहिए, तो फिर वो सब वहाँ क्यों खड़े हैं? प्रिया ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो इस वक्त जलन और गुस्से से उबल रही थी, क्योंकि इस वक्त ईशानी के पास एशिया की सबसे 5 अमीर और हैंडोसन लड़के खड़े थे। मेहमानों में भी बातें हो रही थी। कुछ लोग ईशानी को पहचान नहीं पा रहे थे। ये कौन है? कितनी खूबसूरत है ये लड़की जिसके साथ सारे बड़े फैमिली जिस तरह खड़े हैं। हाँ, ये कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी एक और इंसान ने बोला, अरे मोक्ष राजवंश की गर्लफ्रेंड है तो जरूर वो भी कोई बिग शॉट ही होगी, तो जरूर तुमने उसे कहीं देखा ही होगा। वही दीप्ति उन लोगों की बातें सुनकर गुस्से में जल रही थी। अगर मोक्ष उसके साथ होता तो इस वक्त सभी लोगों की नजरें उस पर होती, ईशानी पर नहीं। सुकेत जी, आरती जी और समीर, दर्शित, रेहान, अयान मेहमानों की बातें सुन रहे थे। सुकेत जी ने समीर को कुछ इशारा किया तो समीर स्टेज की तरफ चला गया। वही दर्शित, रेहान और अयान के दिल में एक टीस सी उठी। वो तीनों भी चाहते थे कि ईशानी उनकी हाथ पकड़कर ऐसे ही हॉल में आए, पर यह हक तो उनका अब था ही नहीं।
जब यह हक उनके पास था तब उन्हें इसकी कदर नहीं थी, और जब आज वो ये हक पाना चाहते हैं तब ईशानी उन्हें ये हक देना ही नहीं चाहती है। ऊपर से ईशानी की हाथ पकड़ने के लिए वेद, रुद्र, अभिक और ध्रुव जिस तरह लड़ रहे थे, ये सब देखकर उन्हें और भी बुरा लग रहा था। वहीं सुकीर्त जी और आरती जी को भी बुरा लग रहा था। अगर वो ईशानी से तब प्यार करते तो आज वो दोनों भी ईशानी के पास खड़े होते। आरती जी की आंखें नम हो गई। तभी सबकी कानों में समीर की आवाज पड़ी तो सब स्टेज की तरफ देखने लगे। समीर ने अपने हाथों में माइक ले रखा था। हेलो एवरीवन, आप सब यहाँ आए इसके लिए थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी घर की बेटी का बर्थडे पार्टी है, पर मैं आप सबको बता दूं कि आज सिर्फ प्रिया की ही नहीं बल्कि हमारी बहन ईशानी की भी बर्थडे है। समीर की मुंह से आपने लिए बहन सुन ईशानी की मुठिया कस गई, पर उसने आपने दादाजी और दादी माँ की तरफ देख जो समीर की अनाउंसमेंट से काफी खुश नजर आ रहे थे, तो उसने कुछ नहीं बोला। वहीं मोक्ष और बाकी सब भी ईशानी की एक्सप्रेशन नोटिस कर रहे थे। ईशानी को शांत देख वो लोग भी शांति से आगे की बातें सुनने लगे। वहीं समीर की बातें सुनकर सारे मेहमानों में फिर से बातें होने लगी। ओह, तो ये है मेहरा फैमिली की गोद ली हुई वो बेटी जिसके बारे में हमने सुना था। हाँ, कुछ साल पहले हमने भी सुना था, पर ये तो शायद यहाँ नहीं थी। तभी प्रिया की एक दोस्त जो प्रिया को मन ही मन पसंद करता था, और उसके हिसाब से प्रिया एक मासूम फूल की तरह थी, उसने पहले स्कूल में सुना था कि मेहरा फैमिली की गोद ली हुई लड़की प्रिया को परेशान करती है। वो थोड़ा जोर से बोला, इसने तो स्कूल में किसी को सीढ़ियों से धक्के देकर मारने की कोशिश की थी, इसलिए इसे अरेस्ट किया गया था। इस वक्त वो लड़का ये भी भूल गया था कि ईशानी के पास खड़ा उसका हब्बी इस वक्त उसे अपनी चिल जैसी नजरों से देख रहा है, और ये छोटी सी गलती उसे कितना भारी पड़ सकता है। वहीं बाकी मेहमान भी उस लड़के की बातें सुनकर ईशानी के बारे में बातें करने लगे। कुछ भी कहो, वो है तो एक गोद ली हुई बेटी ना। वहीं ईशानी की इंसल्ट होता देख प्रिया दिल ही दिल में खुश हो गई और एक विनिंग स्माइल लिए ईशानी की तरफ देखा। उसने सोचा ये बातें जानकर कि स्कूल में ईशानी ने किसी को जान से मारने की कोशिश की है। मोक्ष और राजवंश फैमिली जरूर ईशानी को सवाल करेंगे, पर उससे उलट कोई भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, बल्कि मोक्ष ईशानी को कुछ बोल रहा था, जिस वजह से ईशानी ब्लश कर रही थी, और कनक जी और कल्पना जी भी खुशी से ईशानी की चेहरे पर हाथ फेर रहे थे। दीप्ति भी ईशानी के बारे में सुनकर और उसकी इंसल्ट होता हुआ देखकर खुश थी। वो भी यही सोच रही थी कि अब मोक्ष और राजवंश फैमिली के आगे ईशानी का असली चेहरा आ गया है, तो जरूर सब ईशानी पर गुस्सा कर रहे होंगे और ईशानी जरूर रो रही होगी। उसने ईशानी को रोते हुए देखने के लिए जैसे ही पलट कर देखा तो उसका सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया, क्योंकि ना तो राजवंश फैमिली और ना ही मोक्ष ईशानी पर गुस्सा कर रहा था, और न ही उसने जैसा सोचा था ईशानी रो रही थी। वो किस वक्त तो कनक जी कल्पना जी ईशानी से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मोक्ष ईशानी की हाथ को पकड़ कर खड़ा था। ईशानी भी उनकी बातें सुनकर स्माइल कर रही थी। ये देखकर दीप्ति का चेहरा उतर गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि इतना सब सुनने के बाद भी राजवंश फैमिली और मोक्ष को क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर मोक्ष ही जानता था कि वो इन सारे मेहमानों को मौत के घाट उतारने से खुद को कैसे रोक कर रखा है। अगर ईशानी ने इस वक्त उसके हाथ को टाइटली ना पकड़ा हुआ होता तो अभी तक मोक्ष गार्ड से कहकर इन सबको यही मार चुका होता। वहीं ये सब बातें सुनकर तो चारों फैमिली को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, खास करके ईशानी की सारे दादाजी और दादी माँ को। भले ही वो सब जानते थे कि ईशानी बहुत स्ट्रांग है और इन सब की बातें उसे कभी इफेक्ट नहीं कर सकती, पर फिर भी अपनी पोती के बारे में गलत सुनकर सबको गुस्सा आ रहा था। वहीं सुकीर्त जी और आरती जी और चारों भाइयों को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि ईशानी को फंसाया गया था। विश्वंभर जी, अविनाश जी और देवेंद्र जी को जब ज्यादा गुस्सा आने लगा तो वो आगे जाने लगे, पर उससे पहले दर्शित से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भी स्टेज पर चल गया। समीर भी इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रहा था। दर्शित ने समीर से माइक ले लिया और सबकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, मेरी बहन को फंसाया गया था और उसकी इनोसेंस प्रूव हो चुकी थी। उसने किसी को सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया था और उसकी वीडियो फुटेज हमारे पास है। दर्शित की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर सारे मेहमान जो बातें कर रहे थे चुप हो गए। वहीं दर्शित को इतने गुस्से में देखकर प्रिया की मुठिया कस गई कि अब उसका भाई सबके सामने ईशानी डिफेंड करने वाले हैं। तुम्हारा दर्शित भाई सबके सामने उस गोद ली हुई बेटी की साइड क्यों ले रहे हैं? प्रिया के दोस्त उसे पूछने लगे। प्रिया ने सबकी तरफ देख बोली, वो भी मेहरा फैमिली की बेटी है, उसके नाम में मेहरा फैमिली का नाम जुड़ा है, साया इसलिए भी उसे डिफेंड कर रहे हैं। उसने इतना ही कहा था कि उसकी कानों में समीर की बातें पड़ी, जिस वजह से उसकी छह का सारा रंग उड़ गया। समीर ने दर्शित से माइक लेकर सबकी तरफ देखकर बोला, और मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूं कि ईशानी इस घर की गोद ली हुई बेटी नहीं है। ये सुनकर सारे मेहमान शॉक हो गए। वहीं प्रिया को डर लगने लगा कि आगे समीर भाई क्या कहने वाले हैं। तभी समीर ने आगे बोला,
ईशानी मेहरा फैमिली की रियल बेटी है, इस घर की। मीन हमारी बायोलॉजिकल बहन है। फिर उसने ईशानी और प्रिया की हॉस्पिटल में बदल जाने वाली बातें भी बता दिया। वैसे तो उन सब ने डिसाइड किया था कि इस बात को उसकी एंगेजमेंट की दिन प्रिया और राहुल की मंगेतर वाली न्यूज के साथ ही अनाउंस करेंगे, पर ईशानी इंसल्ट होता देख और सबको ईशानी को गोद ली हुई बेटी कहते देख समीर से रहा नहीं गया और उसने ये बात अनाउंस कर दिया। वहीं सुकेत जी और आरती जी को भी समझ आ गया कि समीर ने गुस्से में ये अनाउंस कर दिया है, पर इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ऐसे 4 दिन बाद एंगेजमेंट के दिन तो ये न्यूज अनाउंस करने ही वाले थे वो। वहीं प्रिया की पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी। उसे लगा नहीं था इतने जल्दी उसकी जन्मदिन के दिन ही उसके भाई इस बात को अनाउंस कर देंगे। उसने अपनी दोस्तों की तरफ देखा, सब उसे बड़े अजीब नज़रों से देख रहे थे, सिर्फ रोमी और नीता को छोड़कर, क्योंकि उन्हें तो ये बात पहले से ही पता था। वहीं ये न्यूज सुनकर तो मेहमान भी हैरान थे। इसका मतलब ये लड़की प्रिया मेहरा इस फैमिली की असली बेटी नहीं है। हाँ, और उसे ये बात पता थी फिर भी उसने किसी को कभी नहीं बताया और ना ही मेहरा फैमिली ने कभी अनाउंस किया। इसका मतलब ये लड़की किसी और की लेविश जिंदगी जी रही थी, जो उसकी थी ही नहीं। इसका मतलब ये जो सबके सामने खुद को इस फैमिली इकलौती राजकुमारी कहती है वो सब झूठ है। सारे मेहमानों में इसी तरह की बातें होने लगी थी। प्रिया खुद पर सबकी मजाकिया और घिन भरी नज़रों को महसूस कर पा रही थी। ये नज़रें वो ईशानी पर चाहत थी, पर यहाँ उल्टा हो रहा था। तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं कि तुम इस फैमिली की असली बेटी नहीं हो बल्कि ईशानी इस फैमिली की असली बेटी है? मिसा ने गुस्से में पूछा। प्रिया ने मासूम बनने का नाटक जारी रखते हुए बोली, ये बात अनाउंस नहीं हुई थी तो मैं तुम सबको कैसे बताती? क्या तुम सब भी मुझे गलत समझ रहे हो? इतना कहकर प्रिया रोने की नाटक करते हुए वहां से चली गई। पर दिल ही दिल में इस वक्त वो गुस्से से उबल रही थी। वो सुकेत जी और आरती जी के पास रोते हुए चली गई। वो इस वक्त कंप्लेन करना चाहती थी, उससे पहले ही एक रौबदार आवाज सबकी कानों में पड़ी, जो विश्वम्भर जी की थी। ईशानी मेरी प्यारी पोती है, अगर मैंने उसके खिलाफ किसी के मुंह से आगे कुछ भी सुना तो उसे बर्बाद करने से पहले मैं सोचूंगा नहीं। हाँ, और मैं तुम सबको मिलने वाली डील को भी कैंसिल करवा दूंगा। देवेंद्र जी ने भी गुस्से में बोला। फिर अविनाश जी भी उनके पास आते हुए बोले, ईशानी सिर्फ इस फैमिली की नहीं बल्कि हम चारों फैमिली की भी जान है, इसलिए उसकी तरफ नजर उठाने वाले को हम सबका सामना करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर सारे मेहमान डर गए और सभा में सिर हिलाने लगे। भले वो इतने बड़े बड़े फैमिली से कैसे पंगा ले सकते थे। वहीं अनुजा, काव्या, ऋतिका, नंदिनी जो कुछ देर पहले ही आए थे वो ये सब मजे से देख रहे थे। ऋतिका बोली, लगता है ईशानी की जन्मदिन धमाके से खत्म होने वाली है। उसकी बात सुनकर तीनों हंसने लगे और ईशानी के पास चले गए। वहीं तेजस की नजरें तो नंदिनी पर ठहर सी गई। ग्रीन कॉलर की गाउन में वो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखते हुए तेजस की दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं अभिक और अनुजा दोनों की नज़र इस वक्त एक दूसरे पर ठहरी हुई थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार था, पर कोई इकरार नहीं कर रहा था। वहीं वरुण की नज़रें तो मानो काव्या पर ठहर गई थी। वो काव्या पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। रेड कॉलर की इवनिंग गाउन में वो किसी परी की तरह लग रही थी। वरुण को आज से पहले किसी लड़की की तरफ ऐसी अट्रैक्शन फील नहीं हुआ था। वहीं ईशानी मोक्ष के साथ खड़ी थी, तभी किसी ने उसे गले से लगा लिया और ये देखकर मोक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई। हैप्पी बर्थडे दी, शिवम ने चहकते हुए कहा। सुरभि भी आगे कर ईशानी की गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे ईशा दी। उन दोनों को ही मोक्ष के गुस्से का अंदाजा नहीं था। ईशानी, जिसे मोक्ष के गुस्से का एहसास हो रहा था, उसने मोक्ष को आंखों से शांत रहने को इशारा किया। वहीं मोक्ष भी उन दोनों की मुंह से ईशानी के लिए दी सुनकर थोड़ा शांत हो गया, पर उसे अभी भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। जब वो कोई भी हो, उसे पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी बेबी डॉल के करीब आए। थोड़ी देर में पार्ट में सब शांत हो गया था और ईशानी और प्रिया की केक कटिंग का टाइम हो गया था। उन दोनों को इस तरह ईशानी से चिपका हुआ देख मोक्ष गुस्से और जलन से जल रहा था। वहीं इस बात से अनजान कि उनकी ईशा दी का हब्बी उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। दोनों ईशानी को दोनों तरफ से हक करके खड़े थे। इस वक्त मोक्ष अपने हाथ को देख रहा था, जो उन दोनों की वजह से ईशानी की हाथ से छूट गया था। विश करने के बाद दोनों ईशानी से अलग हुए। वही धीरेन जी और संध्या जी तो ईशानी के पास इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर हैरान थे। वहीं अपने दोनों बच्चों को ईशानी से इस तरह बंदर की तरह चिपके हुए देख और मोक्ष राजवंश को अपने दोनों बच्चों को घूरत हुए देख धीरेन जी डर गए और अपने बच्चों के पास आने लगे। वहीं ईशानी की चारों भाई भी शिवम को चिपका हुआ देख चलन से उसे घूर रहे थे। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो चारों ईशानी के पास आने लगे। धीरेन जी कुछ बोलते उससे पहले ध्रुव और रुद्र ईशानी से शिवम को थोड़ा दूर करते हुए बोले, कौन हो तुम और तुम हमारी बहन से इतना चिपक क्यों रहे हो? इतना कहकर दोनों ईशानी के आगे किसी प्रोटेक्टिंग सील तरह खड़ा हो गए
और इसी बात का फायदे उठा हुए मोक्ष ने ईशानी की कमर पर हाथ रख के उसे अपनी करीब कहीं लिया। वहीं शिवम और सुरभि ने ध्रुव और रुद्र को घूर कर देखा जो उन दोनों के सामने उनके और उनकी ईशादी के बीच में खड़े थे। तभी धीरेन जी उनके पास आ गए और उन दोनों को सीध करके बोले, तुम दोनों यहाँ भी अब शुरू मत हो जाना। उनकी बात सुनकर शिवम और सुरभि दोनों ने अपना मुंह फुला लिया। शिवम गुस्से से ध्रुव और रुद्र की तरफ देखकर बोला, डैड हमने क्या किया, आप देख नहीं रहे कि कैसे ये दोनों हमें अपनी ईशादी से मिलने से रोक रहे हैं। सुरभि भी आपने भाई का साथ देते हुए आपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बिल्कुल भी सही बोल रहे हैं, आप इन्हें कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, देखिए ना ये दोनों ही यहाँ हमसे हमारी ईशादी को अलग करने के लिए आए हैं। उनकी बात सुनकर धीरेन जी और संध्या जी ने अपना सिर ही पीट लिया। ये दोनों उनके बच्चे उन्हें किसी दिन जरूर एक बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। वहीं उन दोनों की नौतन को देखकर तो इस बार ध्रुव, रुद्र, अभिक और वेद को भी हंसी आ गई। वो दोनों समझ गए कि ये दोनों मासूम नादान बच्चे ईशानी के लिए उनके साथ लड़ाई करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं ईशानी को भी शिवम और सुरभि की मासूमियत और अपने लिए प्यार देखकर प्यार और हंसी दोनों आ रही थी। उसने मोक्ष को देखा जो अभी भी शिवम गुस्से से देख रहा था। ईशानी उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, उसे घूरना बंद करो, अभी वो बच्चा है और मेरा मासूम भाई भी। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने ईशानी को देखा। उसे हैरानी हुई कि ईशानी ने उस लड़के की तरफदारी की, क्योंकि ईशान तो उसके सामने कभी अपने भाइयों की तरफदारी भी नहीं किया था। ये सोचकर मोक्ष को और भी जलन होने लगी और वो ईशानी की कमर पर पकड़का हुए बोला, तुम अपने हब्बी के सामने किसी की तरफदारी नहीं कर सकती, समझी। मोक्ष की जेलोसी देखकर ईशानी को हंसी आ रही थी। वो मोक्ष की हाथ पर हाथ रखकर बोली, बस ये जान लीजिए कि वो मेरे लिए बहुत खास है, मैं उसे अपना छोटा भाई मानती हूँ। ऐसा जान लीजिए कि उसने पहले कभी मेरी मदद की थी जिसकी कीमत मैं चुका नहीं सकती। आपने बेबी डॉल की बात सुनकर मोक्ष को समझ आ गया कि सच में शिवम को उसकी बेबी डॉल छोटा भाई मानती है। उसे जानना था कि शिवम ने ऐसी क्या मदद की थी जो उसकी बेबी डॉल उसे इतना पसंद करती है। उसने अभी कुछ नहीं पूछा और बस सामने की सीन को देखने लगा, जहां पर अभी भी शिवम और सुरभि ध्रुव और रुद्र से ईशानी को लेकर झगड़ा कर रहे थे और बाकी सबकी भी ये सीन देखकर काफी मजा आ रहा था। सबको पता चल गया था कि ये दोनों बच धीरेन जिंदल के हैं जो उनकी ही तरह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनी इंडिया की टॉप 10 की लिस्ट में आती है। धीरेन जी को अभी तक पता चल गया था कि ईशानी मेहरा फैमिली की बेटी है, पर बाकी सभी फैमिलीज भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपनी बेटी मानते हैं। वहीं साइड में खड़े सुकेत जी, आरती जी, समीर, दर्शित, रेहान और अयान भी ये सब देख रहे थे कि कैसे सभी ईशानी के लड़ रहे थे। ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि क्यों उन्होंने पहले ईशानी को इसी तरह प्यार नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज वो भी ईशानी से इस वक्त इस तरह रहते। वही प्रिया उनके पास खड़ी थी। अब तक उसने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर लिया था। सुकेत जी और आरती जी और बाकी भाइयों को थोड़ा बुरा तो लगा रहा था, पर सच आज नहीं तो कल सबके सामने आना ही था। तो वो आज सबके सामने आ गया तो वो उसे समझाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। आपने फैमिली का अटेंशन पाकर प्रिया को थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर कुछ देर में ही सबका ध्यान फिर से ईशानी की तरफ चला गया, जिस वजह से प्रिया को गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। ईशानी को सबका अटेंशन मिलता देखकर प्रिया के अंदर जलन, गुस्सा और नफरत बढ़ रहा था। वहीं बाकी सारे मेहमान भी हैरान थे ये सब देखकर कि कैसे सारे परिवार के बेटे ईशानी के लिए लड़ रहे हैं। प्रिया की सारे दोस्त तो हैरान थे। वहीं महाजन फैमिली तो बस चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। अब तो प्रिया के बारे में सबको पता चल गया था और अब शायद प्रिया की नकली राजकुमारी वाली आइडेंटिटी पता चल गई थी। तो सब उन्हें यही बोल रहे थे कि वो लोग कितने महान हैं जो वो एक अडॉप्टेड बेटी से अपने बेटे की शादी करा रहे हैं, जिस वजह से राकेश महाजन, मोहिनी और रमिका को गुस्सा आ रहा था कि आगे उनकी फैमिली की इसी तरह मजाक उड़ाया जाएगा। वहीं राहुल तो एक नज़र प्रिया को देख भी नहीं रहा था। प्रिया की रोने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो ड्रिंक कर रहा था और ईशानी को कैसे आपने जिंदगी में लाए बस यही सोच रहा था। वहीं दीप्ति की भी आपने दोस्तों के सामने मोक्ष की इग्नोर करने की वजह से बेइज्जती हो गई थी, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मोक्ष उसे एक नज़र देख भी नहीं रहा था और वो चाहकर भी मोक्ष के पास नहीं जा पा रही थी। ऊपर से वो तो ईशानी का ये कहकर पार्टी में अपने दोस्तों के जरिए उसकी मजाक उड़ाना चाहती थी कि वो बस एक गोद ली हुई बेटी है, पर समीर की अनाउंसमेंट की वजह से उसकी ये प्लान भी खराब हो गई थी। अब जब ईशानी इस मेहरा फैमिली की असली बायोलॉजिकल बेटी है तो वो भला क्या बोलकर ईशानी को चिढ़ाएगी। ऊपर से ईशानी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बैकग्राउंड भी है, जिस वजह से वो इस वक्त ईशानी से पंगा नहीं ले सकती थी, क्योंकि मोक्ष ईशानी को एक पल के लिए भी छोड़ नहीं रहा था। ऊपर से ईशानी के आने के बाद सारा अटेंशन उसे भी मिल रहा था। वहीं वीरेंद्र रहाणे की तो डर से हालत खराब हो रखी थी। देवेंद्र जी,
अभिनाश जी और विश्वंभर जी की अनाउंस की वजह से वो ज्यादा डर गया था कि कहीं ईशानी उन सबको दीप्ति की बिहेवियर के बारे में उन सबको बता ना दे। अगर ऐसा हुआ तो वो सब उसे बर्बाद कर देंगे, और इस बार तो राजवंश फैमिली भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे। वही थोड़ी देर बाद दोनों के लिए केक पार्टी हॉल में आया। प्रिया का तो केक काटने का मूड भी नहीं था, क्योंकि अब तक उसकी बहन इंसल्ट हो चुकी थी। उसने सोचा नहीं था कि उसकी सारी प्लानिंग जो उसने किया था वो सब इस तरह बर्बाद हो जाएंगे और आखिर में उसे ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वो बिना मन के केक के पास खड़ी हो गई। वहीं थोड़ी दूरी पर ईशानी के लिए भी केक रखा गया था, जो बहुत यूनिक थी, जिसे देखकर सारे मेहमान हैरान थे। ये केक सारे फैमिलीज ने और डैड दादी ने मिलकर ईशानी के लिए बनवाया था, तो उसे स्पेशल तो होना ही था। ईशानी के पास सब खड़े थे, सारे फैमिलीज और दादा दादी, सारे भाई खड़े थे जो उसकी चट कटिंग करने का इंतजार कर रहे थे। प्रिया को ये देखकर ईशानी से और भी ज्यादा जलन होने लगी। उसके आपस सिर्फ सुकेत जी, आरती जी, रेहान और अयान और उसके कुछ दोस्त खड़े थे। यहाँ तक कि समीर और दर्शित भी ईशानी के साइड खड़े थे। सुकेत जी, आरती जी, रेहान और अयान को भी ईशानी के पास खड़े होने का मन था, पर वो जानते थे कि ईशानी उन्हें देखकर शायद खुश नहीं होगी, इसलिए वो वहां नहीं गए। ईशानी ने केक कट किया, सारे मेहमान क्लैपिंग करने लगे। ईशानी ने एक एक करके सारे दादा दादी को केक खिलाया। विश्वंभर जी ने ईशानी को एक गिफ्ट दिया तो बक्स सब खोलने के लिए बोलने लगे, तो ईशानी ने मजबूरी को गिफ्ट को ओपन किया तो उसमें एक की और पेपर्स थे। देवेंद्र ने अपना गिफ्ट ईशानी के हाथ में पकड़ाया और ईशानी के हाथ से उस पेपर को छीन लिया और बोले, जरा मैं भी तो देखूं कि इस बूढ़े ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है। उनकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। वही विश्वंभर जी को गुस्सा आ गया और वो देवेंद्र जी को देखते हुए बोले, हाँ देख ले, तुझसे तो अच्छा गिफ्ट ही दिया होगा, देखना मेरी पोती को मेरी गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आएगा। सब सुनना चाहते थे कि विश्वंभर जी ने ईशानी को क्या गिफ्ट दिया है, तो सब उनके पास आ गए। वही प्रिया ने भी केक कट किया और मोम डैड और दोनों भाई को खिलाने के बाद वो केक समीर और दर्शित को खिलाया। फिर एक केक का पीस लेकर आपने होंठों पर स्माइल लिए मोक्ष के पास जाने लगी, क्योंकि उसने देख लिया था कि मोक्ष फोन कॉल पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही मोक्ष को आपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई तो उसने मुड़कर सामने देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि इस वक्त उसके सामने दीप्ति खड़ी थी। वही प्रिया केक लेकर थोड़ी दूर पर खड़ी थी, क्योंकि दीप्ति मोक्ष के पास चली गई थी, इसलिए उसने वेट करना सही समझा। वही दीप्ति मुस्कुराते हुए मोक्ष को देख बोली, मोक्ष क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैं अपनी पिछली बार की गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। इतना कहकर वो मोक्ष की हाथ को पकड़ने की कोशिश किया। मोक्ष टाइम पर पीछे हट गया, फिर भी दीप्ति की हाथ मोक्ष की हाथ से टच हो गई, जिस वजह से मोक्ष को गुस्सा आने लगा। मिस रहाने, लगता है आपको पिछली बार की थापड़ कम पड़ गई जो आप फिर से अपनी इस घटिया शकल लेकर मेरे सामने आ गए। लगता है मेरे गार्ड्स हाथ से मार खाना आपको अच्छा लगता है। ये बोलकर मोक्ष आपने उस हाथ को आपने रुमाल से साफ करने लगा। जिस हाथ को दीप्ति ने टच किया था वो ऐसे साफ कर रहा था जैसे दीप्ति कोई कचरा हो। वहीं ये देखकर कि उसके छूने से भी मोक्ष को घिन आती है, दीप्ति को बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था। मोक्ष उसे एक कचरे जैसा ट्रीट कर रहा था। उसे पता नहीं था कि मोक्ष को उसकी छूने से भी घिन आती होगी। वही देवेंद्र उस पेपर्स को देखकर बोले, एक प्राइवेट याच, तो तुमने मेरी पोती को एक प्राइवेट याच गिफ्ट किया है? वही देवेंद्र जी की बात सुनकर मेहरा फैमिली के साथ साथ सारे मेहमान भी हैरान थे। एक प्राइवेट याच गिफ्ट करना ये कोई छोटी बात नहीं थी, वो तो किसी जन्म में शायद ऐसा गिफ्ट नहीं दे सकते। वही प्रिया जो मोक्ष के लिए केक लेकर थोड़ी दूर पर खड़ी थी वो भी ये सुन पा रही थी और हैरानी और जलन से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कीमती तोहफा ईशानी को देने की क्या जरूरत थी। तभी विश्वंभर जी ईशानी को देखकर स्माइल करते हुए बोले, क्या ये गिफ्ट तुम्हें पसंद आया मेरी प्रिंसेस? उनकी बात सुनकर ईशानी ने बेचारगी में अपना सिर हाँ में हिला दिया तो विश्वंभर बहा खुश हो गए और देवेंद्र को देखकर घमंड से बोले, देख मेरी पोती को मेरा दिया तोहफा सबसे ज्यादा पसंद है। वही मोक्ष दीप्ति को इग्नोर करके आगे चला आया और ये देखकर प्रिया खुद हो गई कि अब उसे मोक्ष के पास जाने का मौका जरूर मिल जाएगा। जैसे ही वो मोक्ष के पास पहुंची उसने अपने होंठों पर एक चार्मिंग स्माइल लिए मोक्ष की तरफ देखकर थोड़ा शर्माते हुए आपने हाथ में पकड़े केक की प्लेट में से एक पीस उठाते हुए बोली, मोक्ष जी आपने केक नहीं लिया है अभी तक, ये लीजिए मैं आपके लिए केक लाई हूँ। इतना कहकर वो अपने हाथ में पकड़े केक की पीस को मोक्ष की तरफ बढ़ाने लगी। वही मोक्ष जो इस वक्त गुस्से में था दीप्ति की खुद को छूने की वजह से, वो गुस्से में बोला, गाइस। उसकी तेज आवाज सुनकर उसके गार्ड्स जो आसपास थे वो आगे आ गए। वही बाकी सारे मेहमान भी इतनी तेज आवाज सुनकर उनकी तरफ देखने लगे। वही मोक्ष की इतनी तेज आवाज से प्रिया डर गई। उसे नहीं लगा था कि मोक्ष को इतना गुस्सा आ जाएगा।
वही वक्त मेहमान उसकी तरफ देख रहे थे, जिस वजह से वो 2 कदम पीछे हट गई। वहीं ईशानी ने जब मोक्ष की इतनी तेज आवाज सुना और उसके सामने प्रिया को केक पकड़े खा देख तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। वहीं आरती जी और सुकेत जी और बाकी भाई भी आगे आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष इतने गुस्से में क्यों है। वो सब प्रिया के पास आ गए। आरती जी ने मॉब को देखा, फिर प्रिया को देखकर बोली, क्या हुआ है यहाँ? आपनी मोम की आवाज सुनकर प्रिया मासूम बनते हुए बोली, मैं तो बस मोक्ष जी को केक देने आई थी, पर लगता है इन्हें पसंद नहीं आया इसलिए ये गुस्सा हो गए। उसकी बात सुनकर सबको समझ आ गया कि मोक्ष शायद प्रिया पर गुस्सा है। आरती जी मोक्ष की तरफ देखकर बोले, मिस्टर राजवंश, प्रिया बस आपको केक देना चाहती थी, आप उसकी इंटेंशन को गलत मत समझिए। मोक्ष उनकी बात सुनकर भी अनसुना करके अपने गार्ड्स की तरफ देखकर बोला, ये लड़की मेरे आसपास दिखनी नहीं चाहिए। इतना कहकर वो अपने बेबी डॉल के पास चला गया। उसकी बात सुनकर प्रिया का मुंह काला पड़ गया। वो आरती जी और सुकेत जी और अपने भाइयों की देखकर बोली, मॉम, डैड, भाई, मैं तो बस उन्हें केक दे रही थी, लगता है मोक्ष जी मेरी इंटेंशन को गलत समझ रहे हैं। फिर आपने आंखों में आंसू लाते हुए बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो मोक्ष जी मुझे देखना भी पसंद नहीं करते? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं मेहरा खानदान की असली बेटी नहीं हूँ? इतना कहकर प्रिया अपनी आंखों से आंसू बहाने लगी ताकि इससे उसके पेरेंट्स और भाइयों को गिल्ट फील हो और वो सबसे सामने एक मासूम लड़की बनी रहे। उसकी बातें सुनकर और उसे रोते हुए देखकर सुकेत जी, आरती जी और चारों भाई को उसके लिए थोड़ा बुरा लगने लगा, क्योंकि प्रिया ने ऐसा ही एक्टिंग किया था। उन्हें लग रहा था सच में मोक्ष ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, पर सच तो सिर्फ प्रिया ही जानत थी और ईशानी और बक सबको भी पता था कि प्रिया की इंटेंशन क्या थी। तभी दक्ष प्रिया को देखकर बोला, ओह हेलो मिस मेहरा, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। मेरे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरी ईशानी भाभी के अलावा कोई और उनके करीब भी आए। उन्होंने आपको दूसरे की तरह आपने गया से कहकर नहीं पिटवाया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना भाभी के अलावा कोई भाई के पास आकर जिंदा वापस नहीं जा पाता। उन्होंने पहले ही आप पर बहुत दया दिखा दिया है, इसलिए ऐसे रोने की नाटक करने से एक खुद को खुशनसीब मानिए कि आप अभी तक सही सलामत है। उसकी बात सुनकर सुकेत जी, आरती जी और बाकी सबको भी याद आया कि मोक्ष कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप बात कर सके। मोक्ष को पूरी दुनिया क्रूएल डेविल के नाम से जानता था और ये सच भी था कि मोक्ष अपने आसपास किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही दक्ष की बात सुनकर प्रिया को अपनी बेइज्जती महसूस हो रहा था। दक्ष उसे दूसरी ऐरी गैरी लड़कियों से कैसे कंपेयर कर सकता है। वही दक्ष की बात सुनकर उनके पास खड़े तेजस और वारी और न सबको हंसी आ रही थी। ईशानी की चारों दोस्त तो खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाए और अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। वहीं हमारे वरुण बाबू तो काव्या की मुस्कान में देसे कहीं खो से गए थे। वो बिना पलक झपकाए एकटक काव्या को देखने लगा। वहीं तेजस और अभिक का भी यही हाल था। तेजस ने तो नंदिनी को हंसते हुए देखकर अपने दिल को थाम लिया और मन ही मन बोला, हाय मेरी जान, अब मेरी जान लग क्या। वहीं अभिक भी अनुजा को एकटक देख रहा था और ये बात रुद्र के साथ साथ वेद और ध्रुव भी अच्छे से नोटिस कर रहे थे। तीनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया, फिर अभिक को देखने लगे। वही तेजस जैसे आपने होश में आया तो सबसे पहले उसकी नज़र वरुण पर गई, जो एकटक खोए हुए अंदाज में काव्या देख रहा था। उसे इस तरह काव्या को देखते हुए पाकर तेजस की होठों पर एक नोटिस स्माइल आ गई। वो वरी की कान के पास जाकर धीरे से बोला, क्या हुआ, बहुत खूबसूरत है ना वो? हाँ बहुत। वरुण ने भी बेख्याली में आपने सिर हिलाकर हाँ बोल दिया, पर तभी वो होश में आया और तेजस को देखा जो उसकी बात सुनकर तिरछी स्माइल रहा था। तब वरुण को रियलाइज हुआ कि उसने किसके सामने ये बोल दिया। उसे पता था तेजस के पेट में कोई भी बात नहीं पचती, जरूर ये इस बात का ढिंढोरा सबके सामने पीट देगा। तभी एक जोर की आवाज के साथ बाहर क्रैकर्स आसमान में फूटने लगे और उसमें खूबसूरती से लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे बॉस। वही सारे मेहमान की नज़र भी उसी तरफ चली गई, सब देखने लगी। वही कुछ लोग सोच रहे थे कि कौन है जो इतना बड़ा शो ऑफ कर रहा है। वही ईशानी को पता चल गया था कि यह आइडिया किसके दिमाग का होगा, इसलिए उसने सिर ही पीट लिया। तभी बाहर से कुछ लोग आए जिन्होंने हैप्पी बर्थडे बॉस का बैनर पकड़ा हुआ था और उनके आगे जैकी अपने फेस पर एक 440 वोल्ट का स्माइल लिए अंदर आ रहा था। उसके साथ नकुल भी अपने चेहरे पर स्माइल और घबराहट लिए अंदर आ रहा था। वहीं उसे इस तरह आते देख चारों फैमिली समझ गई कि जरूर ये इस जैकी की बच्चे का आइडिया होगा। जैकी अंदर आकर सबको देखकर हंसते हुए बोला, कैसी लगी मेरी एंट्री, बिल्कुल फिल्मी की तरह धांसू था ना? उसके जवाब में बकुल ने इरिटेट होते हुए अपना सिर हिला दिया और आगे आकर बोला, हैप्पी बर्थडे बॉस। तभी जैकी बच्चों की तरह चिल्लाते हुए बोला, बॉस आपने मेरे आने से पहले ही केक कैसे कट कर लिया? क्या आपने इस छोटे से नन्हे भाई की जरा भी चिंता नहीं है? उसकी नौटंकी देखकर सब ने सिर हिला दिया। देवेंद्र जी उसे देखकर बोले, बस कर अब, पहले मेरी पोती को मेरी गिफ्ट खोल लेने दे। उनकी बात सुनकर जैकी ने अपना मुंह फूला लिया।
वहीं विश्वंभर जी ईशानी को देखकर बोले, हाँ जरा मैं भी तो देखूं कि तुमने कौन सा गिफ्ट दिया है मेरी पोती को। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी चिढ़ गए। वहीं ईशानी ने गिफ्ट को ओपन किया तो उसने भी कुछ पेपर्स थे। विश्वंभर जी ने जल्दी से ईशानी की हाथों से उस पेपर को ले लिया और देखने लगे। फिर देवेंद्र जी को देखकर बोले, बस एक प्राइवेट कैसल और एक कार, और बात तो इसे कर रहा था जैसे मेरी पोती को कोई देश गिफ्ट में देने वाला है। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी ने मुंह चढ़ा लिया और ईशानी की तरफ देखकर बोले, तुम्हें ये गिफ्ट कैसा लगा ईशु? बहुत अच्छा है दादाजी, ईशानी ने आपने सिर हिलाने हुए बोली, वरना अभी फिर से इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती। उसकी बात सुनकर देवेंद्र जी घमंड से विश्वंभर जी को देखने लगे जैसे बोलना चाहते हो, देखा मेरी पोती को मेरा दिया गिफ्ट कितना पसंद है। वही सारे मेहमान तो हैरान थे कि क्या 1 करोड़ों का कैसल इनके लिए सस्ता है जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मेहमानों के साथ साथ मेहरा फैमिली में भी सब हैरान थे। सच में ये लोग ईशानी के लिए गिफ्ट लाने में करोड़ों उड़ा देते हैं। वही सबसे ज्यादा तो प्रिया जल रही थी ये सब देखकर कि कैसे ईशानी को इतनी कीमती तोहफा मिल रहा है जो शायद मेहरा फैमिली चाहकर भी नहीं खरीद सकते। वही रहाने फैमिली भी हैरान थे। वीरेंद्र, माया और दीप्ति तीनों हैरानी और जलन से ये सब देख रहे थे। तभी अविनाश जी भी आगे आकर बोले, ये लो मेरा गिफ्ट। अब सब और भी क्यूरियस हो गए ये देखने के लिए कि अब अविनाश जी ने क्या दिया होगा गिफ्ट में। अविनाश जी ने ईशानी को एक लैंड और एक मेंशन गिफ्ट किया था जो करोड़ों की थी और जो फिर से सारे मेहमानों को हैरान करने के लिए काफी था। वहीं शिवम और सुरभि ने भी एक गिफ्ट तैयार किया जिसे ईशानी ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, ये देखकर कि उनकी दी हुई गिफ्ट से कितनी खुश है तो वो दोनों भी खुश हो गए। संध्या जी ने भी ईशानी को एक लेटेस्ट ऑडिशन का ज्वेलरी गिफ्ट किया था। जैकी के साथ साथ बाकी सारे जो ईशानी की पर्सनल गार्ड्स थे जो 4 सालों से ईशानी के साथ काम करते थे, सब ईशानी को बर्थडे विश कर रहे थे। ईशानी को उन सबका उसे ऐसे विश करके सरप्राइज देना अच्छा लगा था। उसने इन सबको हमेशा अपनी फैमिली की तरह ही मन था। नकुल ने भी अपने बॉस को एक गिफ्ट दिया था। ऐसे तो उसे पता था कि ये गिफ्ट उसके बॉस के लिए कुछ भी नहीं है, पर उसने बहुत मन से इस गिफ्ट को अपने बॉस के लिए चुना था, जो एक महंगी पेंटिंग थी क्योंकि उसे पता था उसकी बॉस को पेंटिंग करना पसंद है। जैकी और बाकी सबने भी ईशानी के लिए प्रिपेयर किया हुआ गिफ्ट दिया जो लाखों में थी। अब सब ये देखने के लिए क्यूरियस थे कि मोक्ष ईशानी को क्या गिफ्ट दे रहा है। तभी मोक्ष ने ईशानी को एक इनवॉल्व दिया। सब आसपास थी ताकि जान सके कि मोक्ष ने ईशानी को क्या गिफ्ट किया है। अरे भाभी जल्दी गिफ्ट ओपन करो, मुझे भी जानना है भाई ने आपको क्या गिफ्ट किया है, नव्या ने एक्साइटेड होते हुए बोली। नव्या के साथ साथ दक्ष, तेजस, वरुण और राजवंश फैमिली भी ये देखने के लिए क्यूरियस था कि ईशानी को मोक्ष ने क्या गिफ्ट दिया है। सबके कहने पर ईशानी ने गिफ्ट खोल तो उसने 2 इन्वॉल्व थे। ईशानी ने दोनों को खोला तो वो हैरान हो गई और हैरानी से मोक्ष को देखने लगी, क्योंकि उनमें एक पैलेस की पेपर था जो इंडिया का ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि पूरे एशिया की सबसे कीमती पैलेस था वो, जो लगभग 900 करोड़ों का या उससे भी ज्यादा कीमती होगा। वहीं दूसरे पेपर में एक फार्मा कंपनी थी जो ईशानी को चाहिए थे आपने रिसर्च और मेडिसिन को डेवलप करने के लिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष को कैसे इस बारे में पता चला कि उसे वो कंपनी चाहिए। तभी उनके दिन में एक ही नाम आया जो मोक्ष को ये सब बता सकता था और वो था जैकी, जो इस वक्त मजे से बैठकर केक खा रहा था। वहीं नव्या ने अपने भाभी को हैरान देखकर उनकी हाथों से पेपर लेकर खुशी से बोली, वाव सन पैलेस और एक कंपनी गिफ्ट दिया है भाई ने भाभी को, पर ये गिफ्ट थोड़ा और रोमांटिक होना चाहिए था। वहीं नव्या की बात सुनकर फिर से सब मेहमान हैरान हो गए। वहीं दीप्ति और उसकी मॉम डैड भी हैरानी और जलन की भाव से ईशानी को देखने लगी। दीप्ति ने मन ही मन सोचा ये सब इस ईशानी की नहीं मेरा होना चाहिए था। वो इस वक्त गुस्से में उबल रही थी। वही जलन और गुस्सा तो प्रिया को भी बहुत आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष ईशानी को इतना क्यों प्यार करता है जो वो उसे दुनिया की सबसे कीमती खजाने को गिफ्ट में दे रहा है। सुकेत जी, आरती जी और ईशानी की चारों भाई भी हैरान थे मोक्ष की गिफ्ट से। नरेंद्र जी, अखिलेश जी, कल्पना जी और कनक जी ने भी कुछ न कुछ ज्वेलरी और प्रॉपर्टीज ईशानी को गिफ्ट दिया था। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होने के बाद सब मेहमान हैरानी और आज के मिले शौक से बाहर आकर अपने घर के लिए निकल गए। बाकी फैमिलीज भी थोड़ी देर बाद घर के लिए निकल गए। सिर्फ ईशानी की चारों दोस्त ही ईशानी के साथ मेहरा मेंशन में रुके हुए थे। वही सुबह का वक्त, आज हर जगह ये न्यूज फैल गई थी कि प्रिया मेहरा फैमिली की एक गोद ली हुई बेटी है और उनकी फैमिली की असली प्रिंसेस का नाम ईशानी मेहरा है। वहीं प्रिया अपने रूम में गुस्से में अपने सिर का बाल नोच रही थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। एक ही दिन में मेहरा फैमिली की इकलौती प्रिंसेस से वो अब एक गोद ली हुई बेटी बन गई थी सबके सामने। ऊपर से राहुल भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। उसे लगा नहीं था एक ही दिन में ये न्यूज इस तरह फैल जाएगी।
उसकी कुछ दोस्त और थे जो कल पार्टी में नहीं आए थे। वो भी बार बार प्रिया से कॉल करके यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या सच में प्रिया मेहरा फैमिली की असली बेटी नहीं बल्कि सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी है। और उनकी सवाल से प्रिया को गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था कि अब उसकी रेपुटेशन का क्या होगा। प्रिया को तो सबसे गुस्सा कमेंट करने वाले लोगों पर आ रहा था, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग उसके बारे में तरह तरह की बात कर रहे थे। ये लड़की खुद को कॉलेज में कितनी हाई क्लास दिखाती थी और दूसरों को खुद से हमेशा नीचा दिखाती थी, पर देखो तो खुद एक गोद ली हुई बेटी है। पता नहीं इतने साल तक मेहरा फैमिली को पता कैसे नहीं चला कि वो लोग किसी और के खून को आपने घर में एक राजकुमारी की तरह पाल रहे हैं। ये तो एक नकली प्रिंसेस निकली जो दूसरे घर में रहती है और उसकी जिंदगी जी रही थी। आपने बारे में ऐसी कमेंट पढ़कर प्रिया अपनी रेपुटेशन के बारे में सोच सोच कर ही बेचैन हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहन लगे। ईशानी को सबके सामने गिराने के लिए और इस घर से बाहर निकालने के लिए पता नहीं उसने क्या क्या किया था, पर अब तो सबको ये पता चल गया कि वो बस गोद ली हुई बेटी है, तो अब उसकी इमेज का क्या। वो अभी आपने मोम डैड से बात करके इस न्यूज को हटवाना चाहती थी, इसलिए वो रोते हुए अपने रूम से बाहर जाने लगी। वहीं हॉल में सभी घरवाले बैठे हुए थे। ईशानी और उसकी चारों दोस्त इस वक्त अपने रूम में थी। उन्हें इस न्यूज के बारे में पता नहीं था। वहीं बक्सब ने इस न्यूज को देख लिया था। आरती जी थोड़ी परे थी कि इस न्यूज को देखकर प्रिया रिएक्शन क्या होगा। उन्हें पता था कि सच एक ना एक दिन तो सामने आना ही था और वो भी इस बार ईशानी की आइडेंटिटी को पब्लिक में आने देना चाहती थी, इसलिए वो कल कुछ नहीं बोली थी। तभी प्रिया रोते हुए भागकर बाहर हॉल में। इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। प्रिया को इस हालत में देखकर सब चौंक गए। प्रिया भागकर आकर आरती जी की गले लग गई और रोते हुए बोली, मोम डैड देखिए ना, ये न्यूज की वजह से सबको पता चल गया कि मैं आप लोगों की असली बेटी नहीं हूँ। फिर सुकेत जी की तरफ देखकर बोली, डैड प्लीज किसी से कहकर ये न्यूज हटवा दीजिए। देखिए ना कमेंट में लोग मेरे बारे कैसी कैसी बात कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सुकेत जी उसकी सिर पर आपने हाथ फेर कर बोले, पर प्रिया बेटा तुम उनकी बातें सुनकर क्यों रो रही हो। वो लोग तो ऑनलाइन कुछ भी बोल रहे हैं, पर सच तो यही है ना कि तुम अब भी हमारी ही बेटी हो। प्रिया को उस तरह रोते देख आरती जी और सुकेत जी को प्रिया के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। रेहान और अयान को भी थोड़ा बुरा लग रहा था, पर शामी और दर्शित को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कल से पार्टी में जब से उन्होंने प्रिया की दोस्तों के मुंह से सुना था कि ये लोग किस तरह स्कूल में ईशानी बुली करते थे, तब से वो दोनों उसकी दोस्तों के साथ साथ प्रिया से भी गुस्सा थे। ईशानी को उन्होंने अपने आसपास नहीं आने दिया था, जिस वजह से शायद ईशानी ने इसके बारे में उन्हें बताया नहीं होगा कि किस तरह प्रिया की दोस्त उसे बुली करते हैं। पर प्रिया को तो इस बारे में पता था ना, फिर भी उसने किसी को भी घर में इस बारे में क्यों नहीं बताया। अगर प्रिया उन्हें इस बारे में बताती तो चाहे वो ईशानी को तब अपनी बहन मानते हो या नहीं, पर वो ईशानी इस तरह किसी से बुली नहीं होने देते। वही सुकेत जी की बात सुनकर प्रिया फिर से रोते हुए बोली, डैड मैं तो आपकी बेटी हूं ना, तो आप कैसे दूसरों को मेरे बारे में कुछ बोलने दे सकते हैं। फिर अपने भाइयों की तरफ देखकर बोली, भाई मैं तो आपकी प्रिंसेस हूं ना, तो आप इस न्यूज को सबके सामने कैसे आने दे सकते हैं। कैसे आप दूसरों को मुझे बुली करने दे सकते हो। फिर आरती जी की तरफ देखकर बोली, मोम अब बोलिए ना डैड और भाई को कि वो इस न्यूज को सोशल मीडिया से हटा दे। मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूं ना। उसकी बात सुनकर और उसे इस तरह रोते हुए देखकर आरती जी को बुरा लग रहा था। आखिरकार बचपन से प्रिया उनकी आंखों का तारा थी और इसी वजह से ही तो जब ईशानी घर आई थी तब उन्होंने प्रिया को बुरा ना लगे इस वजह से ईशानी को कभी अपनी बेटी नहीं माना था। जब ईशानी घर छोड़कर चली गई तब उन्हें एहसास हुआ कि प्रिया की फीलिंग्स ध्यान रखते रखते वो कैसे अपनी खुद की ही बेटी को खुद से दूर कर दिया। अब वो ईशानी से भी उतना ही प्यार करती है, पर वो प्रिया को भी रोते हुए नहीं देख सकती थी। वो समीर की तरफ देखकर बोली, बेटा क्या ये न्यूज तुम हटवा सकते हो। ऐसे भी सबके सामने ये अनाउंसमेंट हो गई है कि ईशानी इस घर की बेटी है। अब तो सबको पता चल गया है कि प्रिया हमारी गोद ली हुई बेट है, तो इस न्यूज को क्या फैलने से क्या फायदा। उनकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ की दिल में फिर से कड़वाहट भर गई। उन्हें लगा नहीं था कि उनकी बेटे और बहू की आंखों में अभी भी प्रिया की प्यार की पट्टी बंधी हुई होगी। अगर 4 साल पहले ये न्यूज ईशानी के बारे में फैली थी कि वो एक गोद ली हुई बेटी है, तो उनके बेटे बहू इस पर ध्यान भी नहीं देते और न ही ईशानी की बदनामी से उन्हें कोई फर्क पड़ता था। पर अब जब बार उनकी प्यारी बेटी प्रिया की आई तो उनका दिल पिघल रहा है और वो उसके लिए न्यूज हटवाना चाहते हैं। रविकांत जी कड़वाहट से बोले, वह बहू अब जब प्रिया की बात आई तो तुम्हारी दिल पिघल गया, और जब ईशानी के बारे में भी इसी तरह न्यूज आई थी कि वो मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है, तब तो तुम लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था कि उस छोटी सी मासूम बच्चे के दिल पर क्या बीता होगा लोगों के ताने और कमेंट सुनकर।
और कल तक भी जब तक अनाउंसमेंट हुई तब तक सब ईशानी को गोद ली हुई बेटी कह रहे थे। तब तुम्हारी ये ममता कहाँ थी, तुम क्यों आगे नहीं आए और ये क्यों नहीं बोली कि ईशानी तुम्हारी अपनी बेटी है। उनकी बात सुनकर आरती जी का चेहरा पीला पड़ गया और उन्हें सारी पुरानी बातें याद आ गई कि कैसे इसी ही न्यूज 5 साल पहले जब ईशानी के बारे में फैली थी तब उनमें से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि लोग ईशानी को कैसी कैसी बातें सुना रहे हैं। वही हाल सुकेत जी और चारों भाइयों का भी था, उन्हें भी सारी पुरानी बातें याद आ गई थी। सुकेत जी और आरती जी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। वही प्रिया की तो चेहरा ही काला पड़ गया था। उसने जो आपने मोम, डैड और भाइयों की दिल को पिघलाने की कोशिश कर रही थी वो अब काम नहीं आ रहा था। जो गिल्ट अब उनकी चेहरे पर दिख रही थी उसे देखकर प्रिया समझ गई कि शायद उसकी रोने का कोई फार नहीं पड़ रहा है। तभी समीर अपनी मोम को देखते हुए फिर प्रिया की तरफ देखकर बोला, ये न्यूज आज नहीं तो कल तो आनी ही थी। जो सच है न्यूज में वही सब तो दिखा रहे हैं, तुम्हें उनकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर समीर वहां से उठकर चला गया। प्रिया बस आपने भाई को जाते हुए देखती रह गई। उसने उम्मीद भरी नजरों से आपने डैड को देख तो सुकेत जी बोले, समीर बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम्हें लोगों की बातें सुनने की और उसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है और तुम अभी भी इस घर की ही बेटी हो। उनकी बात सुनकर प्रिया को अपनी आखिरी उम्मीद भी टूटती हुई सी महसूस हो रही थी। दर्शित भी प्रिया को बिना देखे वहां से उठकर चला गया। दादाजी और दादी माँ भी अपनी रूम की तरफ चले गए। आरती जी भी और कुछ नहीं बोल सकती थी तो वो भी चली गई। सबके जाने के बाद प्रिया भी गुस्से में अपनी पैर पटकते हुए अपनी रूम में चली गई। राजवंश हॉस्पिटल। ईशानी अपनी कार से नकुल के साथ बाहर निकली। उसके साथ एक और इंसान भी था जो उसी गाड़ी से बाहर निकला। वही मोक्ष जो बाहर खाद था। जैसे ही उसने अपनी बेबी डॉल के साथ किसी लड़के को भी उसी कार से बाहर निकलते हुए देखता है तो गुस्से में उसका खून खौल जाता है। मोक्ष जल्दी से ईशानी के पास जाकर उसे कमर से पकड़ लेता है। उसे इस वक्त उस इंसान से जलन हो रही थी जो ईशानी के साथ आया था। वही वो लड़का जो कोई और नहीं बल्कि ईशानी की ही रिसर्च टीम का डॉक्टर विजय था, जो ईशानी की ज्यादातर प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट थॉमस के साथ मिलकर काम करता था। वो तो हैरान होकर बस मोक्ष को देख रहा था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि इस आदमी में कितना हिम्मत है जो वो इस तरह उसकी बॉस की कमर पर हाथ रख के खड़ा है, जिसे देखकर अच्छे लोग घुटने टेक देते हैं। उसने एक नज़र मोक्ष को देख फिर मन ही मन सोचा, आज तो ये गया बॉस के हाथों बलि चढ़ेगा आज इसका। पर जब ईशानी ने मोक्ष को कुछ नहीं बोली और ना ही उसे खुद से दूर किया तो विजय हैरान हो गया। उसने मोक्ष और ईशानी को एक नज़र देखा, फिर नकुल की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा था, जैसे वो पहले से ही इन सब का आदी हो। वो तो मन ही मन बस यही सोच रहा था, उसकी डेविल बॉस क्या इस आदमी के प्यार में पड़ गई है। उसने ध्यान से मोक्ष को देख पर उसकी मास्क की वजह से वो मोक्ष को पहचान नहीं पाया। वही मोक्ष भी उसे गुस्से भरी आंखों से देख रहा था, क्योंकि विजय भी काफी हैंडसम था। वो बिल्कुल भी किसी लड़के को अपनी बेबी डॉल के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मोक्ष ईशानी के साथ आगे आगे हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वही विजय जो अभी भी हैरान खड़ा था और मोक्ष के घूरने से थोड़ा डर गया था। नकुल की आवाज से वो होश में आया और नकुल के साथ चलने लगा और आगे जाते हुए मोक्ष और ईशानी को देखते हुए नकुल से बोला, नकुल सर, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? क्या वो सच में किसी लड़क को आपने करीब आने से रही है? क्या वो सभी रिलेशनशिप में है? और इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता? उसकी बात सुनकर नकुल ने अपना सिर हिला दिया और बोला, चुपचाप चलो वरना बॉस के साथ जो चल रहे हैं वो भी बॉस से ज्यादा खतरनाक है, कहीं तुम्हें तो वो सीधा नरक ना भेज दे। उसकी बात सुनकर विजय चुप हो गया और चुपचाप नकुल के साथ चलने लगा, पर फिर क्यूरियस होते हुए नकुल से धीमी आवाज में पूछा, ऐसा कौन है जो हमारी डेविल बॉस से भी ज्यादा डेंजरस है? उसके सवाल सुनकर नकुल हल्का स्माइल करते हुए बोला, थोड़ी देर रुको फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन है वो। नकुल की बात सुनकर विजय इरिटेट हो गया, पर गिर भी वो चुप हो गया। पर वो ये जानने के लिए क्यूरियस था कि आखिर वो इंसान है कौन जिसने उनकी देवी बॉस को पटा लिया है। विजय को इतना एक्साइटेड देखकर नकुल को अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। पता नहीं मेरी ही जिंदगी में ऐसे नमूने क्यों भरे पड़े हैं। घर में एक जैकी कम था परेशान करने के लिए, जो अब ये विजय भी उससे जुड़ गया। जैसे ही चारों एलिवेटर के अंदर आए तो मोक्ष ने अपना मास्क निकाल दिया और ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हो। वही विजय तो मोक्ष का चेहरा देखकर ही हैरान था। वो आंखें फाड़े मुंह खोले हैरानी से मोक्ष को देख रहा था। वही ईशानी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मोक्ष इतनी ज्यादा जेलस क्यों हो रहा है। उसे हंसी भी आ रही थी, मोक्ष क्या उसे डॉक्टर विजय के साथ देखकर भी अब जल रहा है। वही नकुल ने अपना चेहरा घुमा लिया, उसे अपने बॉस और उनकी हस्बैंड को रोमांस करते देखने की कोई इच्छा नहीं थी। वही विजय तो अभी भी मुंह खोले उन दोनों को देख रहा था और ये देखकर तो मॉक को और भी गुस्सा आने लगा था। वो घूरकर विजय को देखने लगा
मोक्ष को खुद को ऐसे घूरता हुआ पाकर विजय एक पल के लिए हड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा, फिर नकुल के पास जाकर खड़ा हो गया। चारों जब ऊपर प्राइवेट फ्लोर पर पहुंचे तो मोक्ष ईशानी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। उन दोनों के जाने के बाद विजय ने नकुल को देखकर सवालों की झड़ी लगाने शुरू कर दिया। नकुल सर, क्या ये मोक्ष राजवंश नहीं है? ये हमारे बॉस के साथ क्या कर रहा है? क्या बॉस उसकी गर्लफ्रेंड है? और हम सबको इस बारे में क्यों नहीं पता? आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान मोक्ष राजवंश हमारे बॉस की बॉयफ्रेंड है? सच में हम सबको तो पार्टी करना चाहिए कि कोई तो अब है जो हमारी डेविल बॉस को संभाल सकता है। सच में हमारी बॉस और मोक्ष राजवंश की जोड़ी कमाल की है। ये जोड़ तो दुनिया की सबसे पावरफुल जोड़ी होगी। शायद अब हमें आराम से छुट्टी भी मिल सकती है। ये सब कहते वक्त विजय काफी खुश लग रहा था। वहीं उसे इतना खुश देखकर और उसकी दिमाग में क्या चल रहा है जानकर नकुल ने अपना सिर ही पीट लिया। दुनिया के सारे बेवकूफ उसके ही गले पड़ने थे क्या? थोड़ी देर में सब प्राइवेट रूम के पास पहुंच गए। मोक्ष और ईशानी जैसे ही वहां पहुंचे तो रूम के बाहर ही डीन राजवर्धन और उनके साथ वरुण और उसके साथ उसके मॉम डैड खड़े थे। मोक्ष को और ईशानी को साथ आते देख सब खुश हो गए। डॉक्टर शशांक मिश्रा भी वहीं उनके पास खड़े थे। ईशानी भी वरुण के पास खड़े कपल को देखकर समझ गई कि ये वरुण की मॉम डैड है, क्योंकि वरुण बिल्कुल अपने डैड की तरह दिख रहा था। ईशानी को देखकर वरुण की मॉम विनीता जी खुश होकर आगे आकर ईशानी को गले लगाकर बोले, तुम ईशानी हो ना? ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो विनीता जी थोड़ा दूर होते हुए उसकी गाल पर हाथ रख कर बोले, मैंने वरुण से तुम्हारी बारे में सुना था। मैं तो कब से तुमसे मिलना चाहती थी, पर मैं आउट ऑफ सिटी थी जिस वजह से तुमसे मिलने नहीं आ पाई। उनकी बात सुनकर ईशानी की चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसे वरुण की मोम काफी फ्रेंडली नेचर की लगी। उसने उनके पैर छू लिए। फिर वरुण की डैड सुधीर जी आगे आकर बोले, हेलो बेटा। ईशानी ने उनके भी पैर छू लिए तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। फिर सुधीर जी और विनीता जी ने एक दूसरे को देखकर अप्रूवल में अपना सिर हिलाया। वहीं मोक्ष खड़ा उन सबको देख रहा था। तभी विनीता जी मोक्ष को देखकर बोली, तुम मेरी बेटी को कभी परेशान मत करना, वरना मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। विनीता जी को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, पर वरुण की बर्थ के वक्त बहुत कॉम्प्लिकेशन थी जिस वजह से वो आगे दूसरी बार कभी कंसीव ही नहीं कर पाए, पर उनके दिल में हमेशा एक बेटी की चाह रह गई थी। और आज ईशानी को देखकर और उसे गले लगाकर उन्हें ईशानी में अपनी बेटी नजर आ रही थी। वहीं उनकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। उसके प्यारे हब्बी पर सचमुच सब जुर्म करते हैं, घर में भी और बाहर भी। वहीं मोक्ष ने अपना सिर हिला दिया। उसके घरवाले कम थे क्या जो अब विनीता जी भी अब उसे धमकी दे रहे हैं। तभी मोक्ष आपने होंठों पर एक एरोगेंट स्माइल लाते हुए बोला, पर हमारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, वरुण ने आपको बताया नहीं क्या? मोक्ष की बात सुनकर विनीता जी और सुधीर जी हैरान हो गए। सिर्फ वही नहीं, विजय जो पीछे खड़ा था वो भी मोक्ष की बातें सुनकर हैरान था। क्या सच में उनकी डेविल बॉस ने ऑलरेडी शादी कर लिया है? उसने नकुल की तरफ देखा जो बिल्कुल हैरान नहीं लग रहा था। वो गुस्से से नकुल की तरफ देखकर बोला, बॉस ने शादी कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। एटलीस्ट आप तो हमें बता सकते थे न, ताकि हम भी पार्टी करते। उसकी बात सुनकर नकुल गुस्से से बोला, अपना मुंह बंद रखो वरना बॉस तुम्हारी इस पार्टी करने की इच्छा को सपने बना देंगे। वहीं विनीता जी मोक्ष और ईशानी को देखकर हैरानी से बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम दोनों ने शादी कर लिया और हमें इस बारे में पता भी नहीं? क्या तुम हमें इतना पराया मानते हो मोक्ष की तुमने हमें बताया ही नहीं? फिर वरुण की तरफ देखकर गुस्से से बोली, और तुम्हें तो इस बारे में पता था ना, तो फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? उन्हें गुस्से में देखकर वरुण उनकी हाथ पकड़कर बोला, रिलैक्स मॉम, इन दोनों की सिर्फ कोर्ट मैरिज हुई है। आप यहाँ नहीं थे तो मैं आपको बता नहीं पाया, पर अब तो आपने भाभी से मिल लिए ना। वरुण की बात सुनकर विनीता जी ने नाराजगी से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर सुधीर जी की तरफ देखकर बोली, आपने सुना, लोगों ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा कि मोक्ष की शादी हो रही है। सुधीर जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसलिए वो उन्हें समझाते हुए बोले, अरे विनीता जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, अभी तो सिर्फ कोर्ट मैरिज हुई है। फिर वरुण और मोक्ष को आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे, जिसे दोनों समझ गए। मोक्ष विनीता जी को भी अपनी माँ ही मानता था, क्योंकि बचपन से विनीता जी ने उसे बहुत प्यार दिया था। मोक्ष उन्हें देखते हुए बोला, अभी तो रीति रिवाज से शादी होने वाला है। वरुण ने भी आपने मोम को समझाते हुए बोला, हाँ मोम, मोक्ष बिल्कुल सही बोल रहा है, आपके बिना शादी हो सकती है क्या? उन दोनों की बात सुनकर विनीता जी का गुस्सा कम हो गया। फिर वो वरुण की तरफ देखकर बोली, मोक्ष ने तो शादी कर लिया है, तुम्हारा क्या? तुम तो अभी तक सिंगल हो, आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो। आपने मोम की बात सुनकर वरुण की आंखों के सामने काव्या की चेहरा आ गया। उसकी हंसी, उसकी आवाज, सब कुछ वरुण के सामने आने लगा।
काव्या के बारे में सोचकर ही वरुण के चेहरे पर अनायास सी एक मुस्कुराहट आ गई, पर किसी के देखने से पहले उसने अपना सिर झटक दिया। तभी सुधीर जी बोले, ये सभी बातें बाद में भी हो सकती है। फिर ईशानी को देखकर बोले, बेटा वरुण ने हमें बताया था कि तुम आज डैड की सर्जरी करने वाली हो। बेटा क्या तुम श्योर हो कि डैड पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? ईशानी ने उन्हें देखते हुए शांत आवाज में बोली, मैं 100% श्योर हूँ कि वो ठीक हो जाएंगे। सर्जरी के बाद होश आने के बाद सही मेडिकेशन से वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर वरुण और उसकी मॉम डैड तीनों हो गए। वहीं मोक्ष भी अपनी आंखों में प्राउडली अपनी बेबी डॉल को देख रहा था। सच में उसकी बेबी डॉल इंस्पेक्शनल है। मेडिकल फील्ड में वो अपनी स्किल की वजह से ही गॉडेस मानी जाती है। जयदेव जी को तो सबसे बेस्ट डॉक्टर ने भी ठीक होने की चांसेस सिर्फ 40% बताया था, पर उसकी बेबी डॉल सच में वो काम कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। विनीता जी खुद से बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब डॉक्टर ईशा ने बोल दिया है तो इसमें सोच ऐसा क्या है? उनकी बात सुनकर सुधीर जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों तो हैरान भी थे, इतनी छोटी सी लड़की इतने बड़े ओहदे रखती है। विनीता जी बोली, मुझे सच में अब कल्पना से जलन होने लगी है। उसे तो ईशानी जैसी टैलेंटेड बहू मिली और मुझे देखो, मेरा बेटा अभी तक एक लड़की भी नहीं पट पाया। उनकी बात सुनकर वारा ने अपना सिर हिला दिया। सच में उसकी मोम को बस बहू चाहिए। थोड़ी देर में सर्जरी स्टार्ट हो गई। गोली हार्ट के इतने पास लगी थी कि उसे निकालना लगभग नामुमकिन था, जिस वजह से पहले सारे डॉक्टर ने हार मान लिया था। ईशानी को विजय और डॉक्टर शशांक असिस्ट कर रहे थे। ईशानी की मेडिकल स्किल एडमिरेशन की काबिल थी। वो बहुत शांत और कंपोज थी। वहीं अब तक नरेंद्र जी, अखिलेश जी, कल्पना जी और तेजस भी आ गए थे। सब ऑपरेशन खत्म होने का वेट कर रहे थे। उन्हें डॉक्टर ईशा पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर जयदेव जी को ठीक कर देंगी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया राहुल को बार बार कॉल कर रही थी, पर राहुल जब बुझकर उसकी कॉल को अवॉइड कर रहा था। प्रिया ने गुस्से से अपना फोन सोफे पर पटक दिया। उसके हाथ से एक एक करके सारे मोहरे जा रहे थे और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। गुस्से में आपने बाल नोचने के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रही थी। पहले जब भी वो राहुल को कॉल करती थी तब राहुल तुरंत उसकी फ़ोन को उठा लेता था, पर अब जब से उसे पता चला था कि वो इस घर की असली बेटी नहीं है, तब से राहुल उसकी फ़ोन नहीं उठा रहा था। वहीं समीर और दर्शित अपने रूम में बैठे थे और कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी रेहान और अयान रूम में आ गए और सोफे पर बैठ गए। उन दोनों को देखकर समीर ने अपने आईब्रोज उचका लिए। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? समीर ने अपने भौहें उचकाते हुए पूछा। तो अयान उदासी से बोला, भाई आपने देखा नहीं कि कैसे कल पार्टी में वो सब ईशानी की भाई बोल रहे थे? ईशानी भी उनसे हंस हंस कर बात कर रही थी, जबकि हमें तो वो एक नज़र देखते भी नहीं है। वो हमारी खुद की बहन है। माना हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो हमसे नाराज और गुस्सा है, पर उसकी ऐसे अजनबियों की तरह बर्ताव से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी बात सुनकर रेहान ने भी अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ भाई, जब से ईशानी आए हैं तब से वो हम में से किसी को भी भाई नहीं बोला है। क्या वो हम सब से इतना ज़्यादा नाराज हो गई है कि वो कभी हम माफ़ नहीं करेगी? उन दोनों की बात सुनकर समीर और दर्शित दोनों खामोश हो गए। वो क्या कहे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें तो खुद भी नहीं पता था कि ईशानी उन्हें माफ़ करेगी भी कि नहीं। चारों को पहली वाली ईशानी चाहिए थी जो भाई भाई बोलकर उनके पीछे भागती थी, पर अब तो ईशानी इतनी बदल गई थी कि उन्हें देखना भी वो पसंद नहीं करती थी। दर्शित उन दोनों को देखते हुए बोला, पर हम सब तो उसकी गुस्से और नाराजगी को दूर करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। हमें उसे मनाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि ऐसे बिना कोशिश किए हार मान जानी चाहिए। उसकी बात सुनकर समीर ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तो रेहान बोला, पर हमें तो उसकी पसंद नापसंद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो हम उसे कैसे मनाएंगे? हम पता कर लेंगे, ऐसे भी हमें कोशिश तो करनी ही होगी, समीर ने थोड़ा उदासी भरी भाव से कहा। वहीं हॉस्पिटल में अब तक सर्जरी खत्म हो गई थी। ईशानी के साथ साथ डॉक्टर शशांक और विजय बाहर आए। डॉक्टर शशांक तो बहुत खुशी और एडमिरेशन के साथ ईशानी देख रहे थे। सच में जो कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता वो डॉक्टर ईशा कर सकती है, और ये बात उन्होंने 3 बार देख लिया है। वहीं ईशानी को बाहर आते देख सब खड़े हो गए। नरेंद्र जी ईशानी के पास आकर बोले, अब जयदेव कैसा है बेटा? बाकी सब भी उनके पास आ गए। विनीता जी और सुधीर जी भी जानना चाहते थे कि सर्जरी सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ईशानी कुछ बोलती उससे पहले ही डॉक्टर शशांक खुद से बोले, सर्जरी सक्सेसफुल रही, जयदेव जी अब बिल्कुल ठीक है। सच में डॉक्टर ईशा की मेडिकल स्किल अमेजिंग है। उनकी बात सुनकर सब खुश हो गए। तभी विजय बोला, ये तो सक्सेसफुल होना ही था। आज तक जितने भी केस बॉस ने हैंडल किया है सब सक्सेसफुल ही रही है। विजय की बात सुनकर सब खुश और एडमिरिंग नजरों से ईशानी को देख रहे थे। वहीं मोक्ष आगे आकर बोला, बस बातें बाद में करना, अभी उसे चेंज करने दीजिए।
ये कहकर मोक्ष ईशानी को लेकर वहां से चला गया। वही बाकी सब बस उन्हें देखते रह गए। सच में ये मोक्ष एक नंबर जल कुका है, तेजस ने मन ही मन सोचा। वही मोक्ष जनता था, इतनी देर तक सर्जरी करने के बाद उसकी बेबी डॉल काफी थक गई होगी, उसकी वो उसे एक प्राइवेट रूम में के गया। ईशानी मोक्ष के सामने खड़ी थी। मोक्ष ईशानी को प्यार से देखते हुए उसकी मास्क और ग्लव्स उतार रहा था। मोक्ष ईशानी को लेकर सोफे पर बैठ गया। मोक्ष का हाथ ईशानी की कमर पर चल रहा था। ईशानी चुपचाप मोक्ष की गोद में किसी छोटे से खरगोश की बच्चे की तरह बैठी थी। उसे देखकर इस वक्त कोई नहीं बता सकता कि वो माफिया क्वीन है। इस वक्त तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। ऐसे भी चाहे वो कितने भी मैच्योर क्यों न हो थी तो वो मोक्ष से बहुत छोटी, कल ही तो वो 22 साल की हुई थी। इस वक्त मोक्ष को ईशानी पर बहुत प्यार आ रहा था। मोक्ष जब खुद को रोक नहीं पाया तो वो नीचे झुककर ईशानी की होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया और पैशनेटली उसे किस करने लगा। मोक्ष का हाथ ईशानी के टॉप के अंदर थे। वो धीरे धीरे उसकी कमर और पेट को सहला रहा था। वहीं ईशानी भी मोक्ष की छुअन से धीरे धीरे पिघल रही थी। मोक्ष ईशानी की पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। 15 मिनट की किस के बाद ईशानी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो मोक्ष ने ना चाहते हुए भी ईशानी की होंठों से दूर हो गया और ईशानी को लंबी लंबी सांस लेते हुए देखने लगा। उसकी नज़र ईशानी की गर्दन और कलर बोन पर ठहर गई। फिर उसकी नज़र ईशानी डेलिकेट उभारों पर गई जो जोर जोर से सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। ईशानी को देखकर मोक्ष का गला सूखने लगा। उसने अपने होंठ को ईशानी की डेलिकेट और संगमरमर जैसी खूबसूरत गर्दन पर रख दिया और हंगरली उसकी गर्दन और कलर बोन पर किस और बाइट करने लगा। ईशानी मोक्ष की इस पैशनेट किस और बाइट की वजह से और भी जोर से सांस लेने लगी, जिस वजह से उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। मोक्ष को अपने अंदर की गर्मी बढ़ती हुई सी महसूस हो रही थी। मोक्ष का धीरे धीरे ईशानी की बेली से ऊपर जाने लगे। मोक्ष के हाथ जैसे ही ईशानी डेलिकेट उभारों पर गए, ईशानी को अपने अंदर जलचल महसूस होने लगी। मोक्ष ईशानी की उभारों को धीरे धीरे प्रेस कर रहा था। उसे ईशानी की सॉफ्ट उभारों को छूने से अपने अंदर की गर्मी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। मोक्ष ने जल्दी में ईशानी की टॉप को उतार दिया और इनबिया की पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। 15 मिनट की किस के बाद ईशानी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो मोक्ष ने ना चाहते हुए भी ईशानी की होंठों से दूर हो गया और ईशानी को लंबी लंबी सांस लेते हुए देखने लगा। उसकी नज़र ईशानी की गर्दन और कलर बोन पर ठहर गई। फिर उसकी नज़र ईशानी डेलिकेट उभारों पर गई जो जोर जोर से सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। ईशानी को देखकर मोक्ष का गला सूखने लगा। उसने अपने होंठ को ईशानी की डेलिकेट और संगमरमर जैसी खूबसूरत गर्दन पर रख दिया और हंगरली उसकी गर्दन और कलर बोन पर किस और बाइट करने लगा। ईशानी मोक्ष की इस पैशनेट किस और बाइट की वजह से और भी जोर से सांस लेने लगी, जिस वजह से उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। मोक्ष को अपने अंदर की गर्मी बढ़ती हुई सी महसूस हो रही थी। मोक्ष का धीरे धीरे ईशानी की बेली से ऊपर जाने लगे। मोक्ष के हाथ जैसे ही ईशानी डेलिकेट उभारों पर गए, ईशानी को अपने अंदर जलचल महसूस होने लगी। मोक्ष ईशानी की उभारों को धीरे धीरे प्रेस कर रहा था। उसे ईशानी की सॉफ्ट उभारों को छूने से अपने अंदर की गर्मी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। मोक्ष ने जल्दी में ईशानी की टॉप को उतार दिया और इनबिया की ऊपर से ईशानी की डेलिकेट ब्रेस्ट को प्रेस और किस करने लगा। ईशानी मोक्ष की इस सडन मूव से हैरान थी। उसकी हाथ धीरे धीरे मोक्ष की बाल पर चलने लगे। मोक्ष ने धीरे से ईशानी की इनबिया को भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया और ईशानी के उभारों को देखने लगा जो उसकी प्रेस और किस करने की वजह से थोड़े लाल हो गए थे। उसे खुद को इस तरह देखता पाकर पता नहीं क्यों परेशानी बहुत शर्मा रही थी। भले ही वो पहले भी मोक्ष के सामने वो इस तरह थी, पर मोक्ष का खुद को इस तरह देखने से हर बार वो शर्म से लाल हो जाती थी। ईशानी को शर्माते देख मोक्ष ने ईशानी की उभार पर अपने हाथ रख दिए और उसकी उभार को प्रेस करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इसमें शर्माने की क्या बात है बेबी डॉल, ये सब कुछ तो मेरा है। अब तो तुम मेरी वाइफ हो और ये सारी हक मेरा हो चुका है। तुम्हें इस तरह देखने का और तुम्हें फील करने का सारा हक सिर्फ मेरा है। इतना कहकर उसने अपने होंठ को ईशानी उभार पर रख दिया और उसे किस करने लगा। वही मोक्ष का उसकी आंखों में देखकर ये सब बोलना ईशानी को और भी शर्माने पर मजबूर कर रही थी। मोक्ष ईशानी की एक उभार को अपने मुंह में भर के सक करते हुए अभी भी ईशानी की आंखों में देख रहा था और उसकी दूसरी हाथ ईशानी की दूसरे उभारों पर चल रहा था। दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो गए थे और ये भी भूल गए थे कि वो दोनों इस वक्त कहाँ पर है। दोनों एक दूसरे में खोए थे कि तभी डोर नॉक होने की आवाज आई। मोक्ष ने उसे इग्नोर कर दिया, पर जब दूसरी बार आवाज आई तो ना चाहते हुए भी मोक्ष ईशानी से अलग हुआ। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि बाहर खड़े इंसान को जान से मार दे। हर बार ऐसे ही कोई ना कोई उन दोनों की रोमांस को डिस्टर्ब कर ही देता था।
वहीं मोक्ष की गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखकर ईशानी को हंसी आ रही थी। मोक्ष ने ईशानी को उसकी कपड़े पहनाए और उसकी बाल को ठीक करके सख्त आवाज में बोला, कम इन। मोक्ष की इतनी रुड टोन सुनकर बाहर खड़ा डॉक्टर डर गया। फिर आपने डर को छुपाते हुए डोर को थोड़ा सा ओपन करके मोक्ष और ईशानी को बिना देखे बोल, सर मैम आपको मिस्टर राजवंश बुला रहे हैं, और डॉक्टर ईशा को भी। इतना कहकर वो चुप हो गया और अपना सिर झुकाकर वजह से चला गया। उसे यहाँ रहकर सफोकेशन फील हो रहा था। वहीं उस डॉक्टर के जाने बाद मोक्ष ने ईशानी के बाल ऐसी से ठीक किया, फिर दोनों बाहर चले गए। जयदेव जी को उनके प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। सब उनके रूम के बाहर खाद थे। सर्जरी सक्सेसफुल होने की वजह से सब खुश नजर आ रहे थे। जैसे मोक्ष और ईशानी वहां पहुंचे, सब मोक्ष को ऐसे घूर घूर कर देखने लगे जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। कल्पना जी उसे देखकर गुस्से से बोली, तुम मेरी बहू को यहाँ से क्यों ले गए थे? मुझे उससे बात करनी थी। वहीं अखिलेश जी भी उसे देखकर थोड़े गुस्से में बोले, तुम नालायक लड़का, उस बच्चे ने अभी अभी इतने घंटे तक ऑपरेशन किया है, थक गई होगी, उसे भूख लगी होगी, उसे खाना खिलाने की जगह तुम घूम रहे हो। आपने डैड और मोम की बात सुनकर मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था उसके मोम डैड ऐसे ही है। उसने उन्हें ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो लोग इनविजिबल हो। वहीं मोक्ष को खुद को इस तरह इग्नोर करते हुए देखकर कल्पना जी गुस्सा हो गई। छोड़ो मेरी बहू को, ये कहकर कल्पना जी ने ईशानी को खुद के करीब खींच लिया तो मोक्ष ने जो ईशानी का हाथ पकड़ रखा था वो छूट गया। मोक्ष तो हैरानी से बस अपनी मोम को देखता रह गया। वही तेजस मोक्ष की इस हालत को देखकर हंस रहा था, पर मन ही मन। वही वरी और ईशानी को भी मौके की इस रिएक्शन और हालत को देखकर थोड़ी हंसी आ रही थी और मजा भी आ रहा था। तेजस मोक्ष के पास जाकर धीरे से बोला, भाभी को खाना देने की जगह तू तो खुद ही उन्हें खाने। इतना कहकर वो रुक गया, क्योंकि मोक्ष उसकी पहली ली सुनकर ही उसे गुस्से से घूर कर देखने लगा था। उसे खुद को इस तरह घूरता पाकर तेजस झूठी हंसी हंसते हुए बोला, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। इतना कहकर वो मोक्ष से दूर होकर फिर से जाकर वरुण के पास खड़ा हो गया। कल्पना जी ईशानी को अपने साथ लेकर जाने लगी। ये देखकर मोक्ष कंफ्यूज हो गया कि उसकी मोम उसकी बेबी डॉल को लेकर कहाँ जा रही है। अखिलेश जी मोक्ष को कंफ्यूज देखकर बोले, हम ईशानी को घर ले जा रहे हैं, तुम्हें आना है तो आ जाना। इतना कहकर अखिलेश जी भी कल्पना जी और ईशानी के पीछे चले गए। वरुण मोक्ष को देखकर बोला, चलो मोक्ष, दादाजी ऑलरेडी घर चले गए हैं और मोम डैड भी राजवंश विला चले गए हैं, हम भी चलते हैं। उसकी बात सुनकर मॉक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, फिर तीनों बाहर की तरफ चले गए। वहीं उनके जाने के बाद विजय डॉक्टर सुशांत के साथ बात करके नकुल के साथ हॉस्पिटल से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वुल्फगैंग की बेस पर डैनियल गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी हर तैयारी और हर डील फाइनल होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। अभी तक उसकी 2 कंसेंटमेंट फेल हो चुके थे। वो चाहकर भी मल इंडिया से बाहर नहीं भेज पा रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर राजन थोड़ा डर गया था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था उनकी हर डील के बारे में किंग को और क्वीन को कैसे पहले ही पता चल जाता है। मुझे क्वीन चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे क्वीन चाहिए। अगर एक बार क्वीन मेरी हो गई तो ये पूरा अंडरवर्ल्ड मेरे कब्जे में होगी, तब मैं उस किंग को मिट्टी में मिला दूंगा। उसकी बात सुनकर सारे गार्ड्स और भी डर गए, क्यों अभी तक जितने भी लोग क्वीन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने कोशिश किया था वो सब गायब हो चुके थे। वहीं राजन को तो अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। सच में उसके बॉस क्वीन के पिक पागल हो चुके थे, जिसके पास पहुंचना उनके बस की बात नहीं। उस क्वीन को भला कैसे वो आपने कैद में रख सकते हैं? क्वीन के आगे पीछे जितने लोग हैं उस हिसाब से उसे देखना भी मुश्किल था, और उसका बॉस यहाँ क्वीन को पाने के लिए पागल हुआ जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ माथुर विला में अमित गुस्से में अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था, क्योंकि अभी तक उसे कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, जिस वजह से उसे पता नहीं चल पा रहा था कि कौन है वो जिसने उसके डैड को मारा है। वहीं असिस्टेंट अपना सिर झुका के खड़ा था, क्योंकि वो चाहकर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा था। तभी गजेंद्र जी उसे शांत कराते हुए बोले, अभी शांत हो जाओ, हमें ये तो पता है कि इन सब में जरूर सहगल फैमिली का ही हाथ है। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकालो, नहीं तो ऐसी मोहरा बनाओ जिससे हमें फायदा मिल सके। आपने दादाजी की बात सुनकर अमित चुप हो गया और आपने दादाजी की तरफ देखकर कंफ्यूजन से बोला, आप कौन सी मोहरे की बात कर रहे हैं दादाजी? वहीं उसकी चुप होने से असिस्टेंट ने एक राहत की सांस ली। सच में अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वो कब से ये जॉब छोड़ चुका होता। वही अमित की बात सुनकर गजेंद्र जी आपने होंठों पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए बोले, उनकी कमजोरी उनकी बेटी। सुना है वो अपनी बेटी अनुजा सहगल से काफी प्यार करते हैं, वो हमारे लिए एक ईजी टारगेट हो सकत है। आपने दादाजी की बात सुनकर अमित को भी समझ आ गया और उसके फेस पर भी एक स्माइल आ गई। वहीं उनसे थोड़ी दूर पर बैठे
अमित, मॉम रीता जी और उनकी बेट स्वाति जो ये सब बातें सुन रहे थे पर कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी स्वाति को कुछ याद आया तो वो अपने दादाजी और भाई की तरफ देखकर बोली, दादाजी, भाई कल मेरी दोस्त मेहरा फैमिली की बेटी की बर्थडे पार्टी में गए थे और एक इंटरेस्टिंग बात उसने मुझे बताई कि उस पार्टी में सहगल फैमिली की सारे लोग भी गए थे और सहगल फैमिली मेहरा फैमिली की असली बेटी ईशानी को अपनी बेटी मानते हैं। देखा जाए तो ईशानी मेहरा को वो खुद की बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर अमित कुछ सोचते हुए बोला, हाँ मैंने भी सुना था कि उनकी एक और बेटी है जो बहुत पावरफुल है और हमेशा सहगल फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, कहीं वो यही ईशानी मेहरा तो नहीं। उसकी बात सुनकर गजेंद्र जी बोले, हो भी सकता है, अगर ऐसा है तो हमें उस लड़के को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज तक हमारे हर अटैक फेल हुआ है क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई अनजान फोर्स की सीक्रेट लोग आकर उन्हें बचा लेते थे। अब मुझे लग रहा है वो ये लड़की हो सकती है। आपने दादाजी की बात सुनकर अमित अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, इन्फॉर्मेशन निकालो इस लड़की की। जी सर, इतना कहकर अपना सिर झुकते हुए असिस्टेंट वहां से बाहर की तरफ चला गया। वही शाम का वक्त मोक्ष की कार में मोक्ष ईशानी को अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ था। दोनों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मोक्ष ईशानी को मेहरा मेंशन छोड़ने के लिए जा रहा था। मोक्ष ईशानी की बाल को सहलाते हुए उसकी ड्रेस जो उसने उतार दिया था उसे पहनाते हुए बोला, तुम अगले महीने से मेरे साथ विला में रहने वाली हो, मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर ईशानी ने मोक्ष की गाल को सहलाते हुए उसकी माथे को चूमते हुए बोली, ठीक है। ईशानी को आपने बात मानते हुए देखकर मोक्ष खुश हो गया और ईशानी की होंठों चूम लिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार मेहरा मेंशन के सामने आकर रुकी। मोक्ष ने ईशानी की होंठों पर एक पैक दिया। ईशानी कार से नीचे उतर गई। उसे अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई। उसने नजरें घुमाकर देखा तो उसकी होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि वो प्रिया की जलन और गुस्से भर नज़र को खुद पर महसूस कर पा रही थी। तभी वो विंडो पर झुकी और मोक्ष की होंठों पर किस कर लिया। वही मोक्ष का तो ईशानी को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। वहीं उनके इस प्यार भरे पल को देखकर प्रिया गुस्से से जल भून रही थी। वो बालकनी में खड़े होकर दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसका मन कर रहा था अभी जाकर ईशानी को मोक्ष से दूर करके खुद उसकी जगह ले ले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी की किस्मत इतनी एक क्यों है जो मोक्ष उसे मिल गया। प्रिया उन्हें देखते हुए गुस्से और जलन से भर गई थी। वो गुस्से से रूम में चली गई। आज उसका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। वो नीचे चली गई। नीचे इस वक्त हॉल में सब बैठे हुए थे। सुकेत जी और समीर दादाजी के साथ बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। आरती जी बैठकर मैगजीन देख रही थी। प्रिया आकर चुपचाप उनके पास बैठ गई। आरती जी प्रिया की तरफ देखने लगी जो बहुत दुखी लग रही थी। रेहान और यान ने भी प्रिया को देखा। उन्हें भी प्रिया थोड़ी दुखी लग रही थी। उन्हें लगा आज की न्यूज की वजह से प्रिया इतनी दुखी है, पर उन्हें क्या पता कि प्रिया तो ईशानी और मोक्ष को साथ में देख गुस्से और जलन के मारे दुखी है। तभी उसे एक आइडिया आया और वो वहां से उठकर बाहर की तरफ चली गई। आरती जी उसके पीछे जाने ही वाली थी कि रेहान ने उन्हें रोक दिया। रुके मोम, हम प्रिया से बाद में बात कर लेंगे, अभी उसे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो। रेहान की बात सुनकर आरती जी रुक गई, पर अगर वो बाहर जाती तो जान जाती कि प्रिया क्यों बाहर जा रही है। वहीं प्रिया बाहर गार्डन में से ईशानी और मोक्ष को देख रही थी। उसे ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा था क्योंकि आसपास बॉडीगार्ड्स थे, पर उसे इतना तो दिख रहा था कि मोक्ष ईशानी को हक किए हुए खड़ा है और ये देखकर उसे जलन हो रही थी। वो उनके पास जाना तो चाहती थी, पर उसे कल रात पार्टी में हुई बात याद थी कि कैसे उसके पास आने की वजह से मोक्ष ने सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दिया था। वो अभी फिर से सभी के सामने, खास करके ईशानी के सामने तो खुद की इंसल्ट होने नहीं दे सकती थी। जैसे ही ईशानी मोक्ष को बाय बोलकर अंदर जाने लगी, प्रिया को एक मौका दिखा कि कैसे भी करके वो मोक्ष के करीब जा पाए। वहीं मोक्ष की नज़र तो सिर्फ अपनी जान पर थी। जब तक ईशानी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक वो ऐसे ही उसे देख रहा था। जैसे ही ईशानी अंदर चली गई, वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी कानों में एक आवाज़ आई जो प्रिया की थी। प्रिया थोड़ी दूर पर खड़ी शर्माते हुए मोक्ष को देख रही थी। वो मोक्ष के पास जाना तो चाहती थी, पर मोक्ष के गार्ड उसके सामने खड़े थे, पर वो मोक्ष को देख पा रही थी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी आवाज़ सुनकर मोक्ष रुक गया है, तो वो दिल ही दिल में खुश हो गई। उसे लगा ईशानी यहाँ नहीं और ना ही ज़्यादा लोग हैं, तो मोक्ष उसे जरूर नोटिस करेगा। वो अपनी आवाज़ में मिठास घोलते हुए बोली, मोक्ष जी आप यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर चलिए, बाहर से ही वापस क्यों जा रहे हैं। इतना कहकर वो मोक्ष की तरफ आस भरी नज़रों से देखने लगी। वहीं मोक्ष को ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो मुड़कर गुस्से से बोला, मिस मेहरा, पिछली बार भी मैंने वार्न किया था, मेरे आसपास मुझे कचरा और गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और इट्स मिस्टर राजवंश फॉर यू, समझ गए।
इतना कहकर वो आलने गार्ड्स को कुछ इशारा करके कार में बैठ गया। वहीं प्रिया जो अभी मन ही मन खुश हो रही थी, पर मोक्ष की बात सुनने के बाद उसकी मुंह काला पड़ गया। तभी एक गार्ड्स प्रिया को उसकी बालों से पकड़कर कार के पास से दूर कर दिया। खुद के बाल को ऐसे गार्ड्स से खींचे जाने की वजह से प्रिया के सिर में बहुत दर्द होने लगा था। उसकी आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ गए थे। जोर से धक्का लगने की वजह से वो लड़खड़ा कर गिर गई जोर, पर किसी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मोक्ष के गार्ड्स भी प्रिया को घिन भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे प्रिया कोई कचरा हो। वहीं उनकी नजरों में खुद की घिन देखकर प्रिया को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। बेइज्जती और गुस्से की वजह से प्रिया को बहुत बुरा रहा था। क्या अब ये छोटे मोटे गार्ड्स भी उसे ऐसे देखने की हिम्मत कर रहे हैं? उसे इन सब की वजह भी सिर्फ और सिर्फ ईशानी लग रही थी। अगर ईशानी नहीं होती तो आज भी वो मेहरा खानदान की इकलौती प्रिंसेस होती। किसी को भी कभी पता नहीं चलता कि वो इस खानदान की गोद ली हुई बेटी है। उसे ऐसा लग रहा था जरूर वो एक गोद ली हुई बेटी है, इसी वजह से सब उसे ऐसे देख रहे हैं। पर उसे नहीं पता था अगर वो इस खानदान की असली बेटी भी होती तो भी मोक्ष उसे कभी देखना भी पसंद नहीं करता। मोक्ष की बैठने के बाद गार्ड्स भी वहां से चले गए। मोक्ष की कार वहां से चली गई। वहीं प्रिया अभी भी अपनी आंसू भरी आंखों से मोक्ष की जाते हुए कार को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष को वो पसंद क्यों नहीं आ रही है। क्यों मोक्ष को ईशानी जैसी कोल्ड और एरोगेंट लड़की पसंद है? क्या मोक्ष को उसकी इनोसेंस और नेचर पर प्यार नहीं आना चाहिए? पहले भी तो उसने ऐसे ही ट्रिक से राहुल को अपना बना लिया था, तो मोक्ष क्यों नहीं वो कैसे भी करके मोक्ष को ईशानी से छीन लेना चाहती थी। वहीं उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कितने लोग इस वक्त उसे ऐसे गिरे हुए देख रहे हैं। दर्शित की हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी। दरअसल दर्शित बाहर कॉल पर किसी से बात कर रहा था। तभी उसकी नज़र प्रिया पर गई, जो ईशानी के अंदर जाने के बाद मोक्ष के पास जा रही थी। वो प्रिया को रोकने जाने वाला था, पर फिर कुछ सोचकर वो रुक गया। वो देखना चाहता था कि प्रिया आगे क्या करती है, और आगे जो भी हुआ उसे देखकर दर्शित थोड़ा शौक था। उसे समझ आ रहा था कि प्रिया क्या करने की कोशिश कर रही है, और ये बात दर्शित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि ईशानी के जाने के बाद प्रिया मोक्ष से बात करने की कोशिश करे। जब ईशानी यहाँ थी तब प्रिया मोक्ष को अंदर बुला सकती थी, बार फिर भी वो ईशानी के जाने के बाद मोक्ष के पास गई। इस वजह से दर्शित को प्रिया की इंटेंशन साफ हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था प्रिया मोक्ष से बात करने की कोशिश ही क्यों कर रही थी, जबकि मोक्ष ने कल भी उससे इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत किया था। उसकी नज़रों में प्रिया हमेशा से एक इनोसेंट और काइंड लड़की थी, तो प्रिया ऐसे मैनिपुलेटिव कब से हो गई? दर्शित प्रिया के पास चला गया। वहीं अपने सामने आपने दर्शित भाई को देखकर प्रिया हड़बड़ा गई और उठने की कोशिश करने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके भाई ने उसे मोक्ष से बात करने की कोशिश करते हुए देख ना लिया हो। फिर भी वो इनोसेंट बच्ची की तरह अपने हाथ दर्शित की तरफ बढ़ाते हुए बोली, भाई मुझे उठने में मदद कीजिए ना। दर्शित ने बिना किसी इमोशन के उसे देखा और आपने एक हाथ से प्रिया की एक हाथ को पकड़ के ऊपर उठा दिया और प्रिया को वार्निंग भरी नजरों से देखते हुए बोला, मोक्ष ने कल ही तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि उससे दूर रहो। आपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर प्रिया एक पल के लिए सकपका गई। उसे समझ आ गया था कि शायद उसके दर्शित भाई ने मोक्ष के साथ जो वो बात करने की कोशिश कर रही थी उसे देख लिया है। वो एक फीकी स्माइल करते हुए बोली, भाई मैं तो बस उन्हें अंदर बुला रही थी, क्या आप भी मुझे सबकी तरह गलत समझ रहे हैं? इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बह गए। इस वक्त वो बहुत मासूम लग रही थी। कोई देख लेता अभी तो यही सोचता जैसे दर्शित प्रिया पर गलत इल्जाम लगा रहा है, जिस वजह से प्रिया रो रही है। वहीं प्रिया की आंसुओं से दर्शित को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने क्लियरली प्रिया को मोक्ष के करीब जाने की कोशिश करते हुए देखा था। वो अपने चेहरे पर कठोर भाव लिए प्रिया को देखते हुए बोला, तुम मोक्ष राजवंश के करीब जाने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर है, और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कभी भी मोक्ष के लिए आपने दिल में कोई भी फीलिंग्स मत लाना, क्योंकि वो ईशानी की होने वाला पति है। इतना कहकर वो एक बार प्रिया को देखा, फिर मुड़कर वहां से जाने लगा। उसे जाते हुए देख और उसकी बातें सुन प्रिया के दिल में एक चुभन हुई। वो दर्शित की पीठ को देखते हुए बोली, भाई क्या आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईशानी आपकी खुद की बहन है और मैं सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हूँ? क्या अब आप मुझे प्यार नहीं करते? क्या आप अपनी बहन ईशानी से प्यार करते हो? अगर मेरी जगह ईशानी होती तो क्या आप ईशानी से भी यही बोलते? मैं तो सिर्फ उन्हें अच्छे इंटेंशन के साथ अंदर आने के लिए बोल रही थी। ये बोलते हुए प्रिया रोने का नाटक कर रही थी ताकि उसका भाई इस बारे में भूल जाए। वहीं प्रिया की बात सुनकर दर्शित के जाते हुए कदम रुक गए। वो प्रिया की तरफ पलटकर थोड़े गुस्से और डिसपॉइंट वाले भाव के साथ बोला, तारांकन पहली बात ईशानी कभी ऐसा नहीं करती, मैं इतना तो उसे जानता हूँ। और तुम खुद को ईशानी के साथ हमेशा कंपेयर क्यों करती हो? तुम्हें उसके हिस्से का प्यार इतने सालों तक मिला, जब वो घर आई तब भी सबने उसे छोड़कर तुम्हें ही प्यार दिया, फिर भी उसने किसी को कुछ
नहीं बोला। अगर असल में देख जाए तो राहुल की असली मंगेतर तुम नहीं बल्कि ईशानी थी, पर तुम्हारी खुशी के लिए सब राहुल और तुम्हारे रिश्ते के लिए मान गए। तब क्या किसी ने सोचा था ईशानी की फीलिंग्स के बारे में? और हाँ, उसके आने के बाद भी उससे ज्यादा प्यार सब ने तुम्हें दिया है, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, जबकि तुम जो लाइफ जी रही थी, जो प्यार उसका था, वो सब कुछ तुम्हें मिल रहा था। अगर ईशानी की जगह तुम होती तो क्या तुम उस दूसरी लड़की को अपने घर में रहने देती जो इतने सालों तुम्हारी लाइफ को किया हो और तुम्हारे रिश्ते भी उसे मिला हो? पर ईशानी ने कुछ नहीं बोला। उसने तुम्हारी यहाँ रहने पर भी एक बार भी एतराज नहीं हुई। और तुम कह रहे हो मैं ईशानी को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ? फिर मजाक भरी हंसी हंसते हुए बोला, अगर मैं पहले तुम्हारी बदले अपनी बहन ईशानी को ज्यादा प्यार दिया होता तो आज वो कम से कम मुझसे अनजान की तरह बर्ताव तो नहीं करती। आज वो हमारे साथ खुश तो होती, कम से कम वो हम सबको अपना परिवार तो मानती। इतना कहकर दर्शित प्रिया को गुस्से से देख और बोला, आगे से कभी भी खुद को मेरी बहन ईशानी के साथ कंपेयर मत करना। इतना कहकर दर्शित वहां से मुड़कर चला गया। वही प्रिया तो जैसे आपने जगह जम सी गई थी। दर्शित की कही गई हर बात प्रिया के दिल में खंजर की तरह बार कर रही थी। उसे दर्शित की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, पर वो इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कभी ये नहीं मान सकती थी कि ईशानी उससे बेहतर है। वहीं ईशानी, काव्या, अनुजा, ऋतिका और नंदिनी पांचों बालकनी से ये सब देख रहे थे। अनुजा हंसते हुए बोली, अरे वाह, क्या बेइज्जती किया है जीजू ने इस छिपकली की, मेरी तो दिल ही खुश हो गया। हाँ यार, मुझे तो सुनना था कि जीजू ने क्या बोला, पर अफसोस सुन नहीं पाई। पर जो भी कहो, जीजू ने उस मेकअप से पुती हुई दुकान को अच्छा सबक सिखाया है। ऋतिका ने भी अनुजा की साथ देते हुए बोली। अनुजा और ऋतिका की बात सुनकर काव्या और नंदिनी भी हंसने लगी। हाँ, जो भी कहो, सच में जीजू तो मेरे आइडल है। अब तो मुझे भी जीजू के जैसा ही अपने लिए लड़का चाहिए, नंदिनी ने हंसते हुए बोला। एक उसकी बात सुनकर ऋतिका टेडी स्माइल करते हुए बोली, ऐसे मैंने कल नोटिस किया था मिस्टर तेजस सबरवाल, तुम्हें बड़े प्यार से देख रहे थे। मुझे तो लग रहा है उनका दिल आ गया है तुम पर। ऐसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वैसे भी वो जीजू के दोस्त है तो उनकी तरह ही होंगे। ऋतिका की बात सुनकर नंदिनी को तेजस की याद आ गई। तेजस का उसे ऑफिस घुमाना, उसके लिए खाना ऑर्डर करना, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछना और उसे प्यार से देखना। तेजस की ये सब बात याद करके नंदिनी की होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो ब्लश करने लगी। उसकी होंठों पर स्माइल देखकर और उसे ऐसे ब्लश करते हुए देखकर अनुजा और काव्या की आंखों में भी एक चमक आ गई। काव्या नंदिनी को चिढ़ाते हुए बोली, क्या बात है, कोई इतना ब्लश कर रही है? काव्या की आवाज से नंदिनी होश में आए और अपनी नजर इधर उधर करते हुए बोली, मैं कोई ब्लश नहीं कर रही हूँ, लगता है तुम्हारी नजर ही खराब हो गई है। उसे इस तरह नजर फेरते देख काव्या, अनुजा और ऋतिका हंसने लगे। वहीं उन्हें हंसते हुए देखकर नंदिनी और भी चिढ़ गई। वहीं ईशानी बस चुपचाप अपने लैपटॉप लेकर बैठी थी। उसे चुपचाप बैठी देख काव्या बोली, ईशु तुझे क्या लगता है तेजस जी नंदिनी से प्यार करते हैं? उसकी बात सुनकर ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ईशानी का हाँ में इशारा देखकर सब चौंक गए। ईशानी ने इस बात से इनकार नहीं किया तो इसका मतलब ये सच है कि तेजस नंदिनी को पसंद करता है, और ये बात शायद ईशानी को पहले से ही पता है। नंदिनी भी हैरान थी। उसने तो सोचा था कि ये बात सिर्फ उसे पता है और उसने ही नोटिस किया है कि तेजस शायद उसे पसंद करता है, पर ईशानी ने ये सब कब नोटिस कर लिया। वहीं ईशानी फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगी। वहीं बाकी तीनों तो अभी भी शॉक थे। इसका मतलब ईशानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ईशानी पता है कि तेजस जी एक अच्छे लड़के हैं और शायद वो नंदिनी से सच्चा प्यार करते हैं। इतना कहकर अनुजा ने नंदिनी को आंख मार दी। अनुजा के ऐसे कहने से नंदिनी को और भी ज्यादा शर्म आने लगी। उसका मन कर रहा था यही गड़ा खुद कर उसमें छुप जाए। फिर वो अपनी शर्म को छुपाते हुए चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ बस करो, हम सब ने भी देखा है कैसे तुम और अभिक भाई छुप छुप कर एक दूसरे को देखते हो। उसकी बात सुनकर अनुजा चुप हो गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि उसकी अभिक को देखने से सब उसे नोटिस कर रहे थे, पर उसकी मन में थोड़ा दुख भी था कि अभिक ने अभी तक उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं किया है। सब एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। तभी काव्या बोली, यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब जीजू के गार्ड्स उस छिपकली को धक्के मारकर भगा रहे थे तब मिस्टर दर्शित वही थे, फिर भी उन्होंने ना तो अपनी प्यारी बहन प्रिया के लिए स्टैंड लिया और ना ही उसकी मदद करने की कोशिश की। वो तो खड़े होकर बस सब कुछ देख रहे थे, जैसे प्रिया की बेइज्जत होने ना होने से उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। और तो और बाद में भी जब वो प्रिया से बात कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रिया को डांट रहे हो, और वो छिपकली भी तो रो रही थी। लगता है तेरे दर्शित भाई के अंदर ही सबसे ज्यादा अकल है, ऋतिका ने भी काव्या का साथ देते हुए बोली। उसकी बातों से बाकी तीनों भी सहमत थे, उन्होंने भी ये सब देखा था। वहीं उनकी बात सुनकर ईशानी के हाथ जो लैपटॉप पर किसी मशीन की तरह चल रहे थे वो रुक गए और वो सोच में पड़ गई।
अगर देखा जाए तो ये सच था, जब वो यहाँ थी तब भी दर्शित ने उसे कभी कुछ नहीं बोला था दूसरे भाइयों की तरह, और ना ही वो प्रिया की बातों में आकर उसे कभी कुछ सुनाता था। उसके सामने वो प्रिया से प्यार भी नहीं जताता था, पर वो ईशानी से भी बात नहीं करता था, पर कभी कभी ईशानी का बनाया हुआ खाना खा लेता था। अगर सच कहे तो दर्शित प्रिया से दूसरे भाइयों की तरह इमोशनली अटैच नहीं था, और न ही वो ईशानी को कभी बुरा बोलता था, पर वो सबके सामने ईशानी के लिए कभी स्टैंड भी नहीं लेता था, और यही बात ईशानी को सबसे ज्यादा बुरी लगती थी। अनुजा की आवाज़ से वो अपने होश में आए और अपना सिर झटक कर फिर से अपना काम करने लगी। वहीं नीचे दर्शित के जाने के प्रिया हॉल में उसकी हालत इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रही थी। गिरने की वजह से उसकी हाथ में चोट भी लग गई थी, उसकी बाल को जोर से खींचने की वजह से उसकी बाल भी बिखरे हुए थे। उसकी ऐसी हालत देखकर हॉल में दर्शित और दादा दादी को छोड़कर बाकी सब तो कंसर्न हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया की ऐसी हालत कैसे हो गई। यहाँ से जाते वक्त तो वो बिल्कुल ठीक थी, तो अब उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। आरती जी उसे जल्दी से अपने पास बैठा कर बोले, क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट कैसे लगी। आपने मोम की बात सुनकर प्रिया समझ गई थी कि शायद उसकी दर्शित भाई किसी को सारी बात नहीं बताई। ये जानकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर वो इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए बोली, कुछ नहीं मॉम, में बस गलती से गिर गई थी जिस वजह से मुझे चोट लग गई है। वो ये बोलकर एक तीर से दो निशाना लगाना चाहती थी। एक तो उसकी फैमिली उसके लिए कंसर्न हो जाएगी, और उसका दर्शित भाई भी उसे और गला नहीं समझेंगे, और वो उनके सामने फिर से एक अच्छी और अंडरस्टैंडिंग लड़की बन जाएगी जो खुद दर्द में होकर भी दूसरों को बचा रही है। पर उसकी इन बातों का दर्शित पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे प्रिया की इन मैनिपुलेटिव बिहेवियर पर बस गुस्सा आ रहा था। अगर प्रिया की इस बिहेवियर पर उसने पहले ध्यान दिया होता तो आज उसकी खुद की बहन ईशानी उससे इतनी नफरत नहीं करती। आरती जी मेड से कहकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आए और प्रिया की चोट पर ऑइंटमेंट लगाने लगी। वहीं अपने मोम को और भाई को अपने लिए इतना कंसर्न होता देख प्रिया बहुत खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ रहाने विला में वीरेंद्र जी और माया जी परेशान होकर हॉल में बैठे थे। कल की पार्टी में जब से मोक्ष और राजवंश फैमिली ने सबके सामने उन्हें इग्नोर किया है, तब से उन्हें बिजनेस सर्कल में क्रिटिसाइज किया जा रहा था। भले ही इसका असर उनकी बिजनेस पर ज्यादा नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस पार्टी में जय बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, फिर भी थोड़ा तो असर पड़ना ही था। ऊपर से अब तो नरेंद्र जी ने उनसे मिलने से ही मना कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल बिजनेस सर्कल में सबको पता चल ही जाएगा कि उनका अब राजवंश फैमिली से कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। तब वो कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। डैड, क्या हम कुछ नहीं कर सकते उस ईशानी मेहरा के साथ? आप जानते हैं ना, मैंने हमेशा से सिर्फ मोक्ष से शादी करने का सपना देखा है। अपनी बेटी की बेवकूफ़ भरी बात सुनकर वीरेंद्र जी और भी चिढ़ गए। वो थोड़े गुस्से में बोले, तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई। ईशानी मेहरा अगर सिर्फ मेहरा खानदान की बेटी होती तो शायद हम कुछ कर सकते थे, पर क्या तुम भूल गई पार्टी में क्या हुआ था? और ऊपर से इंडिया की सबसे बड़ी 4 पावरफुल फैमिली उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ईशानी मेहरा को खरोच भी आई तो वो सब हमें छोड़ेंगे नहीं, और तो और मोक्ष भी हमें नहीं छोड़ेगा अगर हमने उस लड़की के साथ कुछ करने की कोशिश किया तो। उनकी बात सुनकर और उन्हें गुस्से में देखकर दीप्ति चुप हो गई। वहीं माया जी वीरेंद्र जी को शांत कराते हुए बोले, आप शांत हो जाए, ये सब हमारी गलत, हम पहले उस लड़की पूरे बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से चेक कर लेना चाहिए था। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र शांत हो गया और आगे क्या करे ये सोचने लगा। वही दीप्ति के मन में तो बस यही चल रहा था कि कैसे ईशानी को अपने रास्ते से हटाए। एक बार ईशानी मोक्ष की लाइफ से चली गई तो मोक्ष के पास सिर्फ वो रहेगी, मोक्ष पर सिर्फ उसका हक होगा। वो ये सब सोच तो रही थी, पर उसे कहाँ पता कि वो जिसके बारे में और जिसे रास्ते से हटाने के बारे में सोच रही है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली क्वीन है। वो अपनी एक इशारे पर ईशानी इनकी पूरी बिजनेस को बर्बाद करके इन्हें रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ देगी। वहीं दूसरी तरफ महाजन फैमिली में सब हॉल में बैठे हुए थे। किसी का भी मूड अच्छा नहीं था। सब ये कह रहे थे कि महाजन फैमिली कितनी अच्छी है, जो प्रिया एक गोद ली हुई बेटी है ये जानकर भी प्रिया से आपने बैठ की शादी करा रहे हैं। पर उनकी बातों में महाजन फैमिली को सार्काज्म साफ नजर आ रही थी। सुबह से इंटरनेट पर जो चल रहा था उसे देखकर उनकी पूरी फैमिली परेशान थी। अब उन्हें प्रिया को अपने बहू के रूप में चुनने का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। काश उस वक्त लालच में वो इतने अंधे ना होते और प्रिया के बदले ईशानी को अपनी बहू के रूप में चुन लेते, तो आज वो लोग इस तरह से परेशान नहीं होते बल्कि ऐसो आराम की जिंदगी जीते। पर अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल रात पार्टी में उन्होंने देख लिया था कि मोक्ष राजवंश ईशानी को लेकर कितना पजेसिव और प्रोटेक्टिव है, और वो लोग तो मोक्ष की बराबरी कभी कर भी नहीं पाएंगे। तो ईशानी मोक्ष को छोड़कर राहुल को क्यों चुनेगी भला?
वहीं राहुल को भी आज बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया से पीछा कैसे छुड़ाए। प्रिया सुबह से बार बार उसे कॉल कर रही थी। राहुल उसकी कॉल को इग्नोर करे भी तो कितने टाइम तक। उसे अब प्रिया अपने गले में पड़े किसी कांटे की तरह लग रही थी, जिसे जितना चाहे वो निकलती है नहीं है। रोमिका अपने मोम को देखकर बोली, मोम मुझे अब ये प्रिया बिल्कुल सही नहीं लग रही है। वो अभी तक हमारे घर में आए भी नहीं है, पर अभी से सबको परेशान कर दिया है। तो अगर वो हमारे घर में आ गई तो पता नहीं क्या तांडव करेगी यहाँ। उनकी बात सुनकर मोहिनी जी भी सहमत होते हुए बोली, तुम सही कह रही हो, वो सच में एक अच्छी लड़की नहीं है, वरना वो इतने सालों तक इस बातों को राहुल से क्यों छुपाती कि वो मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है। राकेश जी भी उनकी बातों से सहमत थे। उन्हें भी प्रिया कुछ खास पसंद नहीं थी। वो तो अपने बिजनेस और मेहरा फैमिली से प्रिया को मिलने वाली शेयर की वजह से ही रही और प्रिया की शादी करने के लिए तैयार थे। अगर उन्हें ये सब पहले से पता होता तो इस शादी और मंगनी के लिए कभी भी नहीं मानते। वहीं उन सबकी बातों से राहुल और भी परेशान हो गया था। इसे अब सच में पछतावा रहा था। वहीं मेहरा मेंशन में ईशानी और उसकी दोस्तों को छोड़कर बाकी सब हॉल में बैठे थे। तभी जैकी आपने हमेशा की मस्त मौला अंदाज के साथ मुस्कुराते हुए आपने हाथ में एक फाइल पकड़े अंदर आया। उसे देखकर बाकी सभी तो नहीं पर दादाजी और दादी माँ खुश हो गए, क्योंकि इन कुछ मुलाकातों से ही उन्हें जैकी काफी अच्छा लगने लगा था। जैकी का नेचर और ईशानी के लिए उसका एक छोटे भाई की तरह प्यार सब कुछ दादा दादी को अच्छा लगता था। वही जैकी को देखकर प्रिया की मुंह बन गया, क्योंकि वो पिछली बार की इंसल्ट को अभी तक भूली नहीं थी। प्रिया को खुद को घूरता पाकर भी जैकी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अरे जैकी बेटा आओ यहाँ बैठो, दादाजी ने बोला तो जैकी भी जाकर उनके पास बैठ गया।